स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। संगठन में एक निम्न श्रेणी की सत्य शक्ति गोली का मूल्य 1 लाख योगदान अंक है, जिससे 1 लाख संभाव्यता अंक मिलते हैं। एक उत्कृष्ट श्रेणी की सत्य शक्ति गोली का मूल्य 12 लाख योगदान अंक है, हालांकि यह बहुत कम मिलती है। मूल्य के हिसाब से कम 12 लाख संभाव्यता अंक प्रदान करने चाहिए। वास्तव में ये केवल 10 लाख ही देती है। पार्थ ने सोचा, लगता है उत्कृष्ट श्रेणी की सत्य शक्ति गोलियों का मूल्य अधिक होता है। ये समझा जा सकता है। एक तो उत्कृष्ट श्रेणी की गोलियां बनाना कठिन है। संगठन के कीमियागरों की निपुणता के बावजूद उत्कृष्ट गोलियां बनने की संभावना केवल 20% है। दूसरे और अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है। कुछ दिन पहले आकलन के लिए आए विक्रम ने बताया था कि निम्न श्रेणी की गोली केवल 50 सत्य शक्ति बहाल करती है, जबकि उत्कृष्ट श्रेणी की गोली 1000 बहाल कर सकती है। इसके अलावा उत्कृष्ट श्रेणी की गोली की बहाली की गति निम्न श्रेणी की गोली से 10 गुना अधिक तेज होती है। लड़ाई में समय ही जीवन है। जो सत्य शक्ति को तेजी से और अधिक बहाल करेगा, उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पार्थ ने वास्तविकता को स्वीकार किया। 10 लाख अंक तो यही सही। वैसे भी वह जो सत्य शक्ति गोलियां बनाने वाला था, वे उत्कृष्ट श्रेणी की या उससे भी ऊपर दिव्य श्रेणी की होंगी। उसने बची हुई दर्जनों गोलियां अपने मुंह में डालीं। संभाव्यता अंक लगभग 2 करोड़ बढ़ गए थे। अब सत्य शक्ति गोलियां बनाने का समय है। पार्थ ने बोतल रखी और तैयार जड़ी बूटियों को 2 रसशाला भट्टियों में डाला। उसने बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने सोचा था, एक साथ 2 भट्टियों में गोलियां बनाना भी उसके लिए अभी बहुत मुश्किल नहीं था। वह काफी सहज था। पार्थ ने बड़बड़ाया, लगता है मैं एक और भट्टी जोड़ सकता हूँ। एक बार जब मैं जड़ी बूटियों का ये बैच बना लूंगा, तो मैं अध्यक्ष से एक और भट्टी जोड़ने के लिए कहूंगा। पशु ज्वार किसी भी क्षण आ सकता था, उसे अपनी शक्ति जल्दी बढ़ानी होगी। एक दिव्य श्रेणी की सत्य शक्ति गोली बनाने में उम्मीद से अधिक समय लगा। कुल मिलाकर 45 मिनट लगे, जब दोनों भट्टियों से एक तीखी आवाज आई, जिसका अर्थ था कि गोलियां तैयार हैं। पार्थ को राहत मिली। अच्छा हुआ कि मैंने 2 भट्टियां एक साथ बनाई, नहीं तो दक्षता आधी हो जाती। पार्थ ने भट्टी खोली और तुरंत एक तीव्र, पहले से कई गुना अधिक मजबूत औषधि सुगंध पूरे रसशाला कक्ष में भर गई। 2 भट्टियों में 20 गोलियां थीं, 5 दिव्य श्रेणी की और 15 उत्कृष्ट श्रेणी की, जैसा कि अपेक्षित था। पार्थ ने एक गर्म उत्कृष्ट श्रेणी की सत्य शक्ति गोली उठाई और अपने मुंह में डाली। उत्कृष्ट श्रेणी की सत्य शक्ति गोली का सेवन किया गया। संभाव्यता अंक में 40 लाख की वृद्धि। पार्थ मुस्कुराया। 40 लाख। अगर एक उत्कृष्ट श्रेणी की गोली 1000 सत्य शक्ति बहाल करती है, तो एक गोली 4000 बहाल कर सकती है। 40,000 सत्य शक्ति मूल्य। यहां तक कि अभी उसकी नसों में भी केवल 30,000 से कुछ अधिक सत्य शक्ति थी। पार्थ ने बगल की दिव्य श्रेणी की सत्य शक्ति गोली को देखा। इस तरह की गुणवत्ता वाली सत्य शक्ति गोली सत्यसार क्षेत्र के योद्धाओं के लिए होनी चाहिए। चलो इसे आजमाते हैं। दिव्य श्रेणी की गोली का रंग लाल और सुनहरा था, जो रोशनी में सुंदरता से चमक रही थी। कितनी भी सुंदर दिखे, खानी तो है ही। पार्थ ने एक दिव्य श्रेणी की गोली मुंह में डाली और गटक ली। इससे पहले कि वह इसका स्वाद पूरी तरह से ले पाता, उसके दिमाग में जानकारी चमक उठी। दिव्य श्रेणी की सत्य शक्ति गोली का सेवन किया गया। संभाव्यता अंक में 2 करोड़ की वृद्धि। पार्थ जोर से हंस पड़ा। 2 करोड़ अंक। अगर दिव्य श्रेणी की सत्य शक्ति गोली के संभाव्यता अंक 1 करोड़ से ऊपर होते, तो भी वह बहुत संतुष्ट होता। 30% पर दिव्य श्रेणी की गोलियों के अपेक्षाकृत अधिक संभावना को देखते हुए हर गोली में 2 करोड़ संभाव्यता अंक मिले। एक भट्टी से सत्य शक्ति गोलियों में 3 दिव्य श्रेणी की गोलियां निकलीं, जिससे 6 करोड़ संभाव्यता अंक मिले। साथ ही बची हुई 7 उत्कृष्ट श्रेणी की गोलियां 2 करोड़ 80 लाख संभाव्यता अंक के साथ कुल मिलाकर 9 करोड़ के करीब। इसे पूरा गोल करें तो ये लगभग 10 करोड़ है। पार्थ हिल गया। उसने अपने अगले शारीरिक संवर्धन के लिए आवश्यक संभाव्यता अंक देखे। 10 करोड़। कुछ दिन पहले जब वह नसें साफ कर रहा था, तब 10 करोड़ संभाव्यता अंक अटूट लग रहे थे। अब यह एक भट्टी सत्य शक्ति गोलियां बनाने का मामला लगता था, और वह अभी एक साथ 2 भट्टियां बना रहा था। पार्थ ने आह भरी। अगर इसके बाद के हर शारीरिक संवर्धन के लिए पिछले संभाव्यता अंकों का 10 गुना भी आवश्यक हो, तो भी वह एक बार में 2 या 3 बार संवर्धन कर सकता था। आखिरकार 100 अरब संभाव्यता अंक केवल 100 भट्टियां सत्य शक्ति गोलियां बनाने का मामला है। उसके पास अभी भी 76 जड़ी बूटियों के सेट बचे थे, जो थोड़े कम लग रहे थे, लेकिन यह न भूलें कि 10,000 सेट रास्ते में थे। 1000 सेट कल तक पहुंच जाने चाहिए। वह 1000 अरब संभाव्यता अंक के बराबर होगा। पार्थ ने धीरे से आह भरी। समय, सब कुछ समय का खेल है। यही वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी थी। वह खुद से बड़बड़ाया, छोड़ो, ऐसी चीजों के बारे में कल्पना करना बंद करो और गोलियां बनाना जारी रखो। पार्थ ने बची हुई जड़ी बूटियों की जांच की और सोचा कि कल सुबह तक सभी बन जानी चाहिए। इतनी सारी गोलियों के साथ सत्यसार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसके लिए यह निस्संदेह पर्याप्त से अधिक होगा। बची हुई गोलियों का सेवन करने के बाद पार्थ फिर से अपनी गोली निर्माण में डूब गया। जैसे ही सूरज डूबा, गोधूली की लालिमा ने धरती को रंग दिया। अंबिका नगर ने अपनी सामान्य जीवन शक्ति को कुछ हद तक वापस पा लिया। सड़कों पर कुछ लोग चल रहे थे, लेकिन पिछले दिन की तुलना में वे अभी भी काफी सुनसान दिख रहे थे। राहगीरों के बातचीत करते समय उनकी निगाहें बीच बीच में ऊपर की ओर उठती थीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। इसी बीच जागृत संघ के हॉल में दर्जनों जागृत खड़े और बैठे थे। उस पहाड़ की चोटी पर आखिर क्या हो रहा है? हमें अभी तक कुछ क्यों नहीं पता चला? हाँ, लगभग 4 या 5 घंटे हो गए हैं। तर्कसंगत रूप से अब तक किसी को नीचे आ जाना चाहिए था।
अध्यक्ष भी पहले ऊपर गए थे, लेकिन वह भी नहीं लौटे और कोई उनके कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। क्या सच में कुछ हो गया होगा? वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है ना? भाई यश ऊपर हैं और दीपा और यशवंत भी हैं। वे असली सी स्तर के जागृत हैं। आखिर क्या गलत हो सकता है? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? किसी ने उत्तर की ओर बैठे व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा, भाई हेमंत, क्या हमें ऊपर जाकर जांच करनी चाहिए? तुरंत दर्जनों आंखें उस सुंदर व्यक्ति पर केंद्रित हो गईं। वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल वही सी स्तर का जागृत था और यहाँ उपाध्यक्ष के पद पर भी था। हेमंत ने अपनी भौहें सिकुड़ी और चुप रहा। पहले बोलने वाले व्यक्ति ने सावधानी से सुझाव दिया, भाई हेमंत, मुझे लगता है कि अगर कुछ हुआ भी है तो हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। मैं सहमत हूँ। आखिरकार जो हंगामा था वह काफी देर से शांत हो गया है। एक व्यक्ति ने कहा, अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ और हम बस ज्यादा सोच रहे हैं। अगर भाई यश हमें ऊपर जाते हुए देखेंगे तो शायद वह खुश होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ रुकते हैं, कुछ नहीं करते तो। आदमी चुप हो गया। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अंबिका नगर तकनीकी रूप से यशवंत का क्षेत्र था। अगर वे उसके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं तो क्यों नहीं? और अगर कुछ होता भी है तो उन्हें तदनुसार योजना बनाने का समय मिल जाएगा, है ना? हेमंत ने अंततः मेज पर थप्पड़ मारकर अपना मन बना लिया। ठीक है, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। समूह संघ से बाहर निकला और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। हर कदम पर उन्होंने सावधानी से चारों ओर देखा, एक साथ चलते हुए। आधे रास्ते में ऊपर से अचानक एक कांपती हुई आवाज आई। क्या क्या ये जागृत वयस्क हैं? यह आवाज सुनकर हेमंत और अन्य लोग लगभग डर से बाहर हो गए। उनमें से कुछ तो जमीन पर ही गिर गए। 10 से अधिक सशस्त्र गार्ड डरते हुए कुछ बड़ी चट्टानों के पीछे से बाहर निकले। हेमंत ने अपनी छाती सीधी की, खांसा और पूछा, अहम, हाँ हम ही हैं। हमने दोपहर के आसपास यहाँ काफी हंगामा सुना। वास्तव में क्या हुआ, क्या तुम जानते हो? नेतृत्व कर रहे गार्ड ने अत्यधिक भय की दृष्टि से ऊपर देखा और कहा, हमने देखा, शहर के मुखिया और बाकी लोग, वे। हेमंत ने डांटा, उन्हें क्या हुआ? क्यों हकला रहे हो? दर्जनों गार्ड डरे हुए पक्षियों की तरह आतंक में जमीन पर घुटने टेक दिए। बोलने वाला गार्ड रो रहा था, शहर के मुखिया और बाकी सब मर गए। क्या? हेमंत और उसका समूह चकित रह गए। भाई यश और बाकी सब मर गए? कैसे? ये कैसे हो सकता है? हेमंत ने अपना मुंह खोला, 2 बार पलकें झपकाईं और पूछा, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सर, मैं जानता हूँ। अगर मेरे पास 10 जिंदगियां भी होती तो भी मैं शहर के मुखिया और बाकी लोगों के बारे में ऐसे श्राप बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देखा, शहर के मुखिया को एक मार्शल आर्टिस्ट ने चाकू से मार डाला। अगर आप मुझे पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप दूसरों से पूछ सकते हैं। मैंने भी देखा, जागृत वयस्कों, हम सब ने देखा, हम सब ने देखा। सिर्फ शहर के मुखिया ही नहीं, दीपा और बाकी लोगों को भी मार दिया गया। दर्जन भर गार्ड डर से चिल्ला पड़े, उन सबको बाहर निकालते हुए जो आतंक उन्होंने रोक रखा था। दोपहर के बाद से वे यहाँ छिपे हुए थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, ये डरते हुए कि चाकू वाला आदमी आसपास हो सकता है और उन्हें बिना एक शब्द कहे काट सकता है। उन्हें लगा जैसे हमेशा के लिए इंतजार करने के बाद उन्होंने आखिरकार किसी को पहाड़ पर आते देखा। भाई दीपा और बाकी सब भी मर गए। ये कैसे संभव है? गार्डों की बातें सुनकर जागृत लगभग अपनी खाल से बाहर कूद पड़े। ये किस तरह का मजाक है? भाई दीपा की महाशक्ति धातुकरण है। आग्नेयास्त्रों की बात तो छोड़ो, अगर उसे तोप से सीधा वार भी होता तो भी वह उसे खरोंच नहीं पाता। भाई यशवंत की गुरुत्वाकर्षण महाशक्ति और भी भयानक है। कहा जाता है कि उसके गुरुत्वाकर्षण तोप के एक शॉट से अभिजात स्तर के भयंकर जानवर भी मांस के टुकड़े में कुचल जाते हैं। और भाई यश तो और भी अधिक। वे कैसे मर सकते हैं? या महत्वपूर्ण कौशल के बिना उन तीनों को एक साथ कौन मार सकता था? लेकिन गार्डों के व्यवहार को देखकर वे झूठ बोलते हुए नहीं लग रहे थे। एक तो वे ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं करते, भले ही उनमें 10 शेरों की हिम्मत होती। अचानक किसी को कुछ एहसास हुआ और उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। अध्यक्ष का क्या? क्या तुमने हमारे अध्यक्ष को देखा? नेतृत्व कर रहा गार्ड चौंक गया, फिर सिर हिलाया, उसकी आवाज फटी हुई थी, अध्यक्ष, वह गायब हो गए हैं। हेमंत उलझन में था, गायब हो गए? तुम्हारा क्या मतलब है? जब हमने देखा कि शहर के मुखिया और बाकी लोगों को मार दिया गया तो अध्यक्ष अचानक वहीं से गायब हो गए। जागृत ने एक दूसरे को देखा। तो अध्यक्ष भाग गया? लेकिन उन परिस्थितियों में भागना वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प था। आखिरकार शहर के मुखिया और कुछ अन्य लोग एक साथ उस हमलावर का मुकाबला नहीं कर पाए थे और अध्यक्ष की क्षमताएं उन तीनों में से किसी से भी बहुत कम थीं। चूंकि अध्यक्ष भाग चुके हैं तो उन्होंने अब तक हमारे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, लगभग आधा दिन हो गया है। क्या अध्यक्ष अभी भी उस व्यक्ति से भाग रहे होंगे? वे उलझन में थे। उनमें से कई के पास तत्काल टेलीपोर्टेशन वस्तुएं थीं, अध्यक्ष के पास तो होनी ही थी। एक बार जब तत्काल टेलीपोर्टेशन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है तो इसका मतलब आमतौर पर बच जाना होता है, क्योंकि भले ही पीछा करने वाले के पास भी ऐसी वस्तुएं हों, उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप किस दिशा में भागे हैं, है ना? हेमंत ने पूछा, और फिर तुम बस यहीं छिपे रहे? बाद में वह हमलावर भी गायब हो गया। हमलावर भी गायब हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अध्यक्ष का पीछा करने गया हो? जागृत चकित थे। मुझे नहीं पता, गार्ड ने घबरा कर कहा। हमने सोचा कि वह चला गया है और बस सांस ली, लेकिन अगले ही सेकंड वह वहां फिर से प्रकट हुआ और उसने हमें यहाँ तक देखा। क्या? जागृत चौंक गए। उसने यहाँ देखा? तो उसने तुम्हें ढूंढ लिया? गार्ड ने कहा, हाँ, उसे जरूर हमें मिला होगा। हम इतने डर गए थे कि हम हिलिया खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और जब हमने सोचा कि हम मर गए तो वह बस चला गया। हालांकि वह शहर के मुखिया और बाकी लोगों के शवों को ले गया, लेकिन हम फिर भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए, डरते हुए कि वह वापस आ सकता है।
वहां मौजूद जागृत चकित थे। इसका कोई मतलब नहीं था। चूंकि उसमें भाई यश और अन्य लोगों को मारने की शक्ति थी, इन गार्डों को मारना तो बच्चों का खेल होता। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उन्हें खोज लिया था। उसने उन्हें क्यों नहीं मारा? आखिरकार उन्होंने उसके कार्यों को देखा था। बचे हुए लोगों को छोड़ने का मतलब था कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी, है ना? वास्तव में पार्थ गौरव को मारने और घटनास्थल पर लौटने के बाद इन गार्डों को मारने का इरादा रखता था। लेकिन फिर उसने सोचा, भले ही वह उन्हें मार भी दे, वह अपनी पहचान की रक्षा नहीं कर पाएगा क्योंकि दिनेश अभी भी जीवित था। दूसरे, वह अंधाधुंध हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं था। चूंकि उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, उसने उन्हें जाने दिया। किसी को अचानक एहसास हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि वह आदमी पहले से ही थक गया था? इसीलिए उसके पास इन गार्डों से निपटने का समय नहीं था और उसने जल्दी से जाने का विकल्प चुना। ये बयान तुरंत कई जागृतों से गूंज उठा। ये समझ में आता है। अगर मैं होता तो मैं गवाहों को नहीं छोड़ता जब तक कि मैं इसे संभाल न पाता। बिल्कुल, भले ही हमलावर दुर्जय था, भाई यश और अन्य लोगों को मारने में उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। यही बात है, वे जितनी अधिक चर्चा करते थे उतने ही अधिक उत्साहित होते थे। यहाँ तक कि घुटने टेके हुए गार्डों ने भी सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या उन्होंने एक सुनहरा अवसर चूक दिया था। केवल हेमंत और कुछ अन्य जागृत गंभीर बने रहे। सहज रूप से उन्हें लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। अगर हमलावर थक गया होता तो अध्यक्ष लड़ने के बजाय भागना क्यों चुनते? क्या अध्यक्ष वहां मौजूद होने के कारण स्थिति को बेहतर ढंग से नहीं समझते? हेमंत ने नेतृत्व कर रहे गार्ड की ओर इशारा किया। वास्तव में क्या हुआ? मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। जी जी हाँ, गार्ड ने जल्दी से वह सब कुछ सुनाया जो उसने देखा था। जैसे जैसे उसने बात की, जागृतों की आंखों में भय भरने लगा। वह आदमी क्या इंसान था? उसे भाई यशवंत की गुरुत्वाकर्षण तोप से कई बार वार किया गया, बिना जरा भी चोट के। सबसे भयानक हिस्सा यह था कि उसने बाद में 3 या 4 मीटर ऊंची एक तलवार शक्ति चलाई जो तुरंत अच्छी तरह से सुरक्षित भाई दीपा को एक ही वार से मार दिया। और भाई यश, वह भी एक ही वार से मारा गया। गार्डों ने लगभग 6 लोगों को देखने का उल्लेख किया। वे 2 अन्य कौन थे और वे कहां से आए थे, ये भी उन्हें उलझन में डाल रहा था। गार्डों के बोलने के बाद वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। जागृत चुप्पी में डूब गए। अपने पहले के शब्दों के बारे में सोचते हुए उन्हें शर्म महसूस हुई। थक गया? क्या आपने कभी किसी को इतना थका हुआ देखा है जो भाई यश को एक ही बार से मार सके? अगर वह थका हुआ था तो अपनी चरम सीमा पर वह कितना शक्तिशाली रहा होगा। भाई हेमंत, हमें अब क्या करना चाहिए? हाँ भाई हेमंत, शहर में इतनी गंभीर घटना हुई है, शहर के मुखिया और बाकी लोग मर गए हैं, अध्यक्ष अब गायब हैं। भाई हेमंत, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। ये भयानक है। क्या ये बुरी पंथ के जागृतों का काम हो सकता है? क्या बुरा पंथ? बुरा पंथ हमें निशाना बना रहा है। वातावरण घबराया हुआ हो गया। बुरी पंथ के सदस्य जो शहर के मुखिया को मार सकते थे, वे उन्हें भी आसानी से मार सकते थे। हेमंत चिल्लाया, सब शांत हो जाओ। आज यहाँ जो हुआ उसका किसी से जिक्र नहीं करना, समझे? खासकर तुम। उसने गार्डों के समूह को देखा। अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई जानकारी लीक की तो तुम परिणाम जानते हो। हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। गार्ड डर से कांप उठे। हेमंत ने सभी को देखा। यहाँ जो हुआ है, मैं तुरंत मुख्यालय को रिपोर्ट करूंगा। इतनी गंभीर घटना होने पर मुख्यालय निश्चित रूप से शिकारियों को भेजेगा। तुम्हें खुद को डराने की जरूरत नहीं है। शिकारी? वास्तव में ये शब्द सुनकर पहले से चिंतित जागृतों की आंखें चमक उठीं। भाई हेमंत, क्या ये सच है कि मुख्यालय शिकारियों को भेजेगा? हेमंत ने उन्हें देखा। और वे क्या करेंगे? दिन के उजाले में शहर में सी स्तर के जागृतों को मारना एक गंभीर मामला है। मुख्यालय इसे अनदेखा नहीं करेगा। अगर इसमें वास्तव में बुरा पंथ शामिल है तो मुख्यालय निश्चित रूप से शिकारियों को भेजेगा। इन शब्दों के बाद जागृत स्पष्ट रूप से शांत हो गए, हेमंत को प्रशंसा की निगाहों से देखते हुए। शिकारी? वे जागृतों के कुलीन हैं। हर कोई शक्तिशाली है और राक्षस विनाशक सैनिक का उपयोग करता है जो जागृतों के खिलाफ घातक है। बहुत अच्छा, शिकारियों के साथ वे अब हमलावर से नहीं डरेंगे। बेशक भले ही शिकारी हमलावर को खत्म कर दें, इससे अंबिका नगर की रक्षा बलों के कमजोर होने का तथ्य नहीं बदलेगा। पिछले पशु ज्वारों में यशवंत और अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया था और वे खतरों को दूर करने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब उनके मारे जाने के साथ अगर एक और पशु ज्वार आता है तो कौन इसका सामना कर सकता है? यह महसूस करते हुए कुछ जागृतों की आंखें चमक उठीं। शायद अब समय आ गया था कि वे अपने परिवारों को लें और किसी और जगह के लिए अंबिका नगर छोड़ दें। अन्यथा अगर खतरा आता है तो बहुत देर हो सकती है। समय उड़ गया और जल्द ही यह अगला दोपहर था। ठक, लगभग एक साथ 2 धमाके हुए। पार्थ ने अंगड़ाई ली और अपनी मांसपेशियों को ढीला किया। आखिरकार हो गया। सभी 80 जड़ी बूटियों के बैच बनाए गए थे। उत्कृष्ट श्रेणी की सत्य शक्ति गोलियों के पहले 2 भट्टियों के अलावा बाकी 78 दिव्य श्रेणी उत्कृष्ट श्रेणी की सत्य शक्ति गोलियां थीं। 3 से 7 का अनुपात बुरा नहीं। पार्थ आगे बढ़ा और गोली भट्टी खोली। हवा में तीव्र औषधि सुगंध भर गई। उसने गोलियों के दोनों बैचों को निगल लिया और पैनल को देखा। संभाव्यता अंक 7.1 अरब। पार्थ के होंठ मुड़े। 7.1 अरब। इतने सारे संभाव्यता अंकों के साथ चोंग और दाई नसों को तोड़ना और यहां तक कि कठिन रेन और दो नसों को भी प्रबंधित किया जाना चाहिए। पार्थ ने फैसला किया, चूंकि सब कुछ तैयार है तो शुरू करते हैं। सत्यसार क्षेत्र में प्रवेश करना, चाहे दिनेश से निपटना हो या आसन पशु ज्वार का सामना करना हो, उसे अधिक सुरक्षा देगा। पार्थ ने क्षेत्र खंड पर अपनी नजर डाली। अगले एक्यूपंक्चर पॉइंट को सक्रिय करने के लिए 240 लाख संभाव्यता अंक की आवश्यकता थी। उसने एक विचार के साथ 240 लाख संभाव्यता अंक आवंटित किए।
240 लाख संभाव्यता अंक का खर्च क्यूई एक्यूपंक्चर पॉइंट को साफ करने के लिए। सत्य शक्ति में 58 अंकों की वृद्धि, संविधान में 20 अंकों की वृद्धि, ताकत में 21 अंकों की वृद्धि, चपलता में 22 अंकों की वृद्धि। अपने शरीर के अंदर के बदलावों को महसूस करते हुए पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। अभी भी 2 एक्यूपंक्चर पॉइंट बचे थे और पूरी चोंग नस साफ हो जाएगी। जैसे ही हुएन एक्यूपंक्चर पॉइंट टूट गया, पार्थ के अंदर सत्य शक्ति फिर से बढ़ गई, खुशी से चोंग नस में बह गई। पार्थ ने पैनल को देखा। क्षेत्र नस परिष्करण का मध्य चरण 0/30 लाख। पार्थ ने बुदबुदाया, 30 लाख संभाव्यता अंक, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं। फिर एक विचार के साथ उसने 30 लाख संभाव्यता अंक जोड़े। उसके दिमाग में जानकारी की कई पंक्तियां दिखाई दी। 30 लाख संभाव्यता अंक का खर्च दाई नस झांग में एक्यूपंक्चर पॉइंट को साफ करने के लिए। सत्य शक्ति में 70 अंकों की वृद्धि, संविधान में 22 अंकों की वृद्धि, ताकत में 21 अंकों की वृद्धि, चपलता में 22 अंकों की वृद्धि। सत्य शक्ति के 70 अंक, ऐसा लगता है कि पूरी दाई नस को साफ करने का बढ़ावा चोंग नस के समान है। हालांकि दाई नस में एक एक्यूपंक्चर पॉइंट का प्रभाव चोंग नस के एक एक्यूपंक्चर पॉइंट से अधिक मजबूत है। दाई नस में एक्यूपंक्चर पॉइंट बहुत कम है, 8 असाधारण नसों में लगभग सबसे कम। संभाव्यता अंक एक दृश्य दर पर खर्च हो रहे थे, 7 अरब, 6.9 अरब, 6.8 अरब, 6.7 अरब। आखिरकार जब ये 6.7 अरब पर पहुंचा तो पूरी दाई नस भी साफ हो गई। क्षेत्र के पीछे एक प्लस चिन्ह दिखाई दिया। वह नस परिष्करण के अंतिम चरण में प्रवेश कर सकता था। पार्थ ने गहरी सांस ली और निर्णायक रूप से हाथ चुना। अगले ही पल उसके दिल से गर्मी का एक विशाल उछाल फूट पड़ा, जो उसके पूरे शरीर में बह गया। यह अंदर से बाहर तक एक परिवर्तन था, न केवल शरीर बल्कि अंदर की सत्य शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति ने भी एक विश्व हिला देने वाला बदलाव किया। एक पल बाद सब कुछ शांत हो गया। पार्थ धीरे से सांस छोड़ता है। उसके कपड़े कुछ ही सेकंड में पसीने से भीग गए थे, जो उसके शरीर से चिपके हुए थे। पार्थ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पैनल को देखा। क्षेत्र नस परिष्करण का अंतिम चरण 0/50 लाख। सत्य शक्ति 35,750/4256 जोड़ 740%। स्तर 29 0/1 अरब। संविधान 11,800। ताकत 27,400। चपलता 9,500। आत्मा 2,24,400। संभाव्यता अंक 6.7 अरब। अनुभव अंक 34,200। लगातार 2 नसें साफ करने के बाद उसकी आदिम सत्य शक्ति 4,000 अंकों से अधिक हो गई थी और उसके शरीर में सत्य शक्ति की कुल मात्रा 35,000 से अधिक हो गई थी। पिछली सत्य शक्ति की कुल मात्रा की तुलना में ये लगभग 10,000 अंकों से बड़ी थी। और यह सिर्फ शुरुआत थी। एक बार जब रेन और 2 नसें साफ हो जाएंगी तो संवर्धन और भी भयानक होगा। पार्थ की नज़र क्षेत्रखंड पर पड़ी। वह देख सकता था कि रेन नस के पहले एक्यूपंक्चर पॉइंट को साफ करने के लिए 5 करोड़ संभाव्यता अंक की आवश्यकता थी। रेन नस में 20 से अधिक एक्यूपंक्चर पॉइंट थे, जिसका मतलब था कि इस नस को साफ करने के लिए 1 अरब से अधिक संभाव्यता अंक की आवश्यकता होगी। दो नस 8 असाधारण नसों में अंतिम और सबसे कठिन नस थी। रेन नस को साफ करने से 2 से 3 गुना कठिन थी। 30 अरब संभाव्यता अंक भी पर्याप्त नहीं हो सकते थे। पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी 60 अरब से अधिक संभाव्यता अंक बचे हैं। आज सत्यसार क्षेत्र में प्रवेश करना निश्चित है। उसने नीचे देखा। 4 मूलभूत विशेषताओं में आत्मा विशेषता सबसे अधिक थी और एक भयानक अंतर से। पार्थ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। एक बार जब उसके पास पर्याप्त अंक होंगे तो वह आत्मा रहस्यमय मैनुअल जैसे अमर मुहर तकनीक का आदान प्रदान कर सकता था। ओह, और सूर्य अवलोकन तकनीक भी थी। पहले की चंद्र अवलोकन तकनीक पूर्णता क्षेत्र तक खेती करने के बाद अन्य तकनीकों की खेती के लिए आवश्यक अनुभव अंक को सीधे 20% तक कम कर दिया था। सूर्य अवलोकन तकनीक के लिए इसमें भी ऐसी विशेषताएं होने की संभावना थी। अनुभव अंक के लिए उसकी वर्तमान भयंकर आवश्यकता को देखते हुए ये बर्फीले तूफान में समय पर मदद प्रदान करने जैसा था। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ताकत विशेषता थी, जो 30,000 अंकों के करीब थी। पार्थ ने अभी भी पूरा हो रहे ड्रैगन हाथी ज्ञान कौशल को देखा। अगर ये तकनीक अनलॉक और सीखी जाती है तो ताकत विशेषता 1 लाख अंकों से अधिक हो जाएगी। उस समय एक ही शारीरिक संवर्धन से कई दसियों हजार अंकों की वृद्धि होगी। हालांकि संविधान और चपलता विशेषताएं इतनी प्रभावशाली नहीं थीं। विशेष रूप से चपलता विशेषता, जो 4 मूलभूत विशेषताओं में से एकमात्र थी जिसने अभी तक 10,000 अंकों के निशान को पार नहीं किया था। पार्थ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, किसने सोचा होगा कि यह सब करने के बाद चपलता विशेषता अभी भी मेरी सबसे कमजोर कड़ी होगी। ऐसा लगता है कि मुझे बाद में और शरीर तकनीक मार्शल आर्ट का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा हर संवर्धन से लाभ बहुत कम होगा। गहरी सांस लेते हुए उसने फिर से क्षेत्रखंड पर ध्यान केंद्रित किया। एक विचार के साथ उसने 5 करोड़ संभाव्यता अंक जोड़े। सत्य शक्ति की एक और बाढ़ जयंत की तरह उसके भीतर दिखाई दी, जिसने आसानी से पहले एक्यूपंक्चर पॉइंट को साफ कर दिया। 5 करोड़ संभाव्यता अंक का खर्च रेन नस हुए एक्यूपंक्चर पॉइंट को साफ करने के लिए। सत्य शक्ति में 100 अंकों की वृद्धि, संविधान में 30 अंकों की वृद्धि, ताकत में 31 अंकों की वृद्धि, चपलता में 32 अंकों की वृद्धि। पार्थ हैरान था। उसके दिमाग में जानकारी की पंक्तियां देखकर पार्थ हैरान था। रेन नस से बढ़ावा छोटा नहीं है। दाई नस के अंतिम एक्यूपंक्चर पॉइंट को साफ करने के बाद केवल 80 अंकों से कम सत्य शक्ति बढ़ी थी, लेकिन रेन नस के पहले एक्यूपंक्चर पॉइंट ने एक ही बार में सत्य शक्ति को 100 अंकों से बढ़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संविधान, ताकत और चपलता विशेषताओं में वृद्धि भी अधिक महत्वपूर्ण थी। पार्थ ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि एक ही रेन नस एक्यूपंक्चर पॉइंट का सुधार पिछले 2 या 3 नस एक्यूपंक्चर पॉइंटों के कुल सुधार के बराबर हो सकता है।
अगर ऐसा था तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कठिनाई इतनी अधिक थी। नस को साफ करना जारी रखें। 5 करोड़ 10 लाख संभाव्यता अंक का खर्च रेन नस को एक्यूपंक्चर पॉइंट को साफ करने के लिए। सत्य शक्ति में 101 अंकों की वृद्धि, संविधान में 33 अंकों की वृद्धि, ताकत में 32 अंकों की वृद्धि, चपलता में 31 अंकों की वृद्धि। संभाव्यता अंक के खर्च होने की गति पहले से दोगुनी से भी अधिक तेज थी। आखिरकार कुल 1.5 अरब संभाव्यता अंक खर्च करने के बाद रेन नस का अंतिम एक्यूपंक्चर पॉइंट भी टूट गया। पूरी रेन नस साफ हुई। सत्य शक्ति में 500 अंकों की वृद्धि, संविधान में 35 अंकों की वृद्धि, ताकत में 36 अंकों की वृद्धि, चपलता में 32 अंकों की वृद्धि। पार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं। 500 अंक। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरी रेन नस साफ करने से आदिम सत्य शक्ति इतनी बढ़ सकती है। अगर आप 24 एक्यूपंक्चर पॉइंट साफ करने से मिली सत्य शक्ति को भी शामिल करें तो ये लगभग 3000 अंक थी। 3000 अंक आदिम सत्य शक्ति। पार्थ ने गहरी सांस ली। 6 नसें साफ करने से पहले उसकी आदिम सत्य शक्ति 4000 अंकों से अधिक थी, जिसमें बादल जेड फल से कई सौ अंक शामिल थे। और अब एक अकेली रेन नस पिछली 6 नसों के कुल के लगभग बराबर थी। पार्थ ने उत्सुकता से पैनल को देखा। क्षेत्र नस परिष्करण का अंतिम चरण 0/10 करोड़। सत्य शक्ति 62,042/7386 जोड़ 740%। निश्चित रूप से उसकी कुल सत्य शक्ति 60,000 से अधिक हो गई थी, पहले से लगभग दोगुनी। पार्थ ने बुदबुदाया। 60,000 से अधिक। 60,000 से अधिक सत्य शक्ति के साथ सम्मुख प्रहार को छोड़कर, जिसे वह पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता था, वह अपने बाकी सभी सक्रिय मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग कर सकता था। यहां तक कि ज्वाला तीर, जो हर शॉट पर 30,000 सत्य शक्ति का उपभोग करता था, वह सीधे 2 तीर दाग सकता था। सम्मुख प्रहार के लिए 5वीं प्रहार को निष्पादित करने के लिए 1,60,000 सत्य शक्ति की आवश्यकता थी। वर्तमान में वह केवल तीसरा प्रहार ही कर सकता था, लेकिन यहां तक कि तीसरा प्रहार भी कृपाण तकनीक की शक्ति में 30 गुना वृद्धि करता था, और तलवार शक्ति का आकार 3 मीटर नहीं बल्कि 9 मीटर था, लगभग 3 मंजिलों की ऊंचाई। जरा कल्पना करें, ऐसी विशाल तलवार शक्ति नीचे स्लैशिंग, यहां तक कि एक कमांडर स्तर का भयंकर जानवर भी गंभीर खतरे में होगा, अभिजात स्तर का तो सवाल ही नहीं, जिसे एक ही बार से 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। इसके अलावा एक और भयानक सक्रिय कौशल है, सुनहरी घंटी ढाल का पलटाव। सुनहरी घंटी ढाल की 9वीं मंजिल में 5 परतों का पलटाव विशेषता थी। एक बार सक्रिय रूप से ट्रिगर होने पर किसी भी करीबी सीमा के हमले को उसके शरीर के अंदर सत्य शक्ति के 50% के साथ लौटा दिया जाएगा। यानी अगर उस पर हमला होता है तो वह 30,000 से अधिक अंकों का सत्य शक्ति क्षति को पलटाव कर सकता है। अधिकांश नस परिष्करण के अंतिम चरण के मार्शल आर्टिस्टों के शरीर में 10,000 अंकों से कम सत्य शक्ति होती थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि इससे हिट होने वाले किसी भी व्यक्ति का दुखद भाग्य क्या होगा। पार्थ की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। अगर मैं 2 नस को भी साफ कर सकता हूं तो मेरे शरीर में सत्य शक्ति 1 लाख अंकों के करीब होगी। तब तक मुझे सम्मुख प्रहार का चौथा प्रहार निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए। जारी रखें। 10 करोड़ संभाव्यता अंक का खर्च दूनस चांद की आंख एक्यूपंक्चर पॉइंट को साफ करने के लिए। सत्य शक्ति में 200 अंकों की वृद्धि, संविधान में 50 अंकों की वृद्धि, ताकत में 52 अंकों की वृद्धि, चपलता में 53 अंकों की वृद्धि। पार्थ की आंखें चमक उठीं। दूनस द्वारा जोड़ी गई सत्य शक्ति की मात्रा रेन नस की दोगुनी थी। क्या इसका मतलब है कि पूरी दूनस को साफ करने से संवर्धन पिछली 7 नसों के कुल के बराबर होगा? ये सोचते हुए उसने अपनी लार निगल ली। लगभग 5.2 अरब संभाव्यता अंक बचे होने के साथ दूनस को साफ करना पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। पैनल पर हर टिक 1 अरब से अधिक संभाव्यता अंक के गायब होने का प्रतिनिधित्व करता था। जल्द ही पिछले 5 अरब अंकों से यह 1.5 अरब अंकों से कम हो गया। उसी क्षण दूनस का अंतिम एक्यूपंक्चर पॉइंट भी टूट गया। पूरी दूनस साफ हुई। सत्य शक्ति में 1000 अंकों की वृद्धि, संविधान में 60 अंकों की वृद्धि, ताकत में 62 अंकों की वृद्धि, चपलता में 66 अंकों की वृद्धि। उसके दिमाग में जानकारी की कई पंक्तियां दिखाई दीं। पार्थ ने तुरंत अपने शरीर के अंदर सत्य शक्ति के सैकड़ों और तार महसूस किए। ये सत्य शक्ति 8 असाधारण नसों के माध्यम से प्रसारित होती थी, पैरों के तलवों से पिंडलियों तक, जांघों तक, कमर तक, पीठ तक, सिर तक और फिर से नीचे एक परिसंचरण का निर्माण करती थी। पार्थ का सांस लेना कई गुना तेज हो गया। ये वही होना चाहिए जिसे संगठन परिसंचरण के रूप में संदर्भित करता है। संगठन में कुछ अध्यक्षों ने जो कहा था उसके अनुसार एक बार जब एक मार्शल आर्टिस्ट 8 असाधारण नसों को साफ कर देता है तो शरीर के भीतर सत्य शक्ति एक परिसंचरण पथ बनाती है। अगर कोई इस परिसंचरण का पालन करने के लिए सत्य शक्ति का हेरफेर करता है तो इसे परिसंचरण कहा जाता है। यह उल्लेखनीय नहीं लग सकता है, लेकिन क्या होगा अगर परिसंचरण चलाने से एक मार्शल आर्टिस्ट की आदिम सत्य शक्ति बढ़ सकती है? बिल्कुल, यही एक नस परिष्करण मार्शल आर्टिस्ट जिसने 8 असाधारण नसों को साफ कर दिया है और जिसने नहीं किया है, उसके बीच सबसे बड़ा अंतर है। जिन्होंने पूरी तरह से 8 असाधारण नसों को साफ नहीं किया है, उनके लिए आदिम सत्य शक्ति बढ़ाने के एकमात्र तरीके बुढ़ापा या स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का सेवन करना है। पूर्व कम चुनौतीपूर्ण है लेकिन समय लेने वाला है, जबकि बाद वाला तेज है लेकिन कहीं अधिक कठिन है। हालांकि नस परिष्करण मार्शल आर्टिस्टों के लिए जिन्होंने 8 असाधारण नसों को साफ कर दिया है, उन तरीकों के शीर्ष पर वे बिना किसी ऊपरी सीमा के परिसंचरण चलाकर भी अपनी आदिम सत्य शक्ति बढ़ा सकते हैं। इस बिंदु ने कई नस परिष्करण मार्शल आर्टिस्टों को ईर्ष्या से हरा कर दिया, लेकिन अधिकांश अंतिम 2 नसों द्वारा विफल हो गए, केवल विलाप करने के लिए छोड़ दिया गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं पार्थ के सत्यसार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक संभाव्यता अंक की गणना करूं या कहानी को आगे बढ़ाऊं? हालांकि यह विधि उतनी शानदार नहीं है जितनी कल्पना की गई थी।
कारण यह है कि हर बार आदिम असली बल प्राइमोर्डियल ट्रू एसेंस में वृद्धि निश्चित होती है, लेकिन अगली बार के लिए मेरिडियन परिसंचरण मेरिडियन सर्कुलेशंस की संख्या पिछली बार से अधिक होगी। उदाहरण के लिए, एक मेरिडियन शोधन स्तर का योद्धा जिसने 8 असाधारण मेरिडियन को खोल दिया है, शुरुआत में उसके शरीर में प्रत्येक मेरिडियन परिसंचरण के लिए आदिम असली बल एक बिंदु से बढ़ेगा। आगे, असली बल को शरीर में आदिम असली बल को एक बिंदु से बढ़ाने के लिए 2 मेरिडियन परिसंचरणों की आवश्यकता होगी। फिर आदिम असली बल को एक बिंदु से बढ़ाने के लिए 3 या यहां तक कि 4 मेरिडियन परिसंचरण लगेंगे। और इसी तरह भविष्य में आदिम असली बल को एक बिंदु से बढ़ाने के लिए 10 या यहां तक कि सैकड़ों मेरिडियन परिसंचरण लग सकते हैं। लेकिन उन लोगों की तुलना में जो रेन और 2 मेरिडियन द्वारा फंसे हुए हैं, ये पहले से ही बहुत सुखद है। इसके अलावा, यदि कोई ऐसी हृदय विधियां सीखता है जो असली बल को तेजी से प्रसारित करती हैं, तो दक्षता में बहुत सुधार होगा। जैसे ही शरीर में असली बल एक निश्चित सीमा तक जमा हो जाता है, कोई भी नाभि स्थान डैंशंट में बल सागर सी ऑफ चीक को खोलने का प्रयास कर सकता है। जितना अधिक असली बल होगा, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक बार सफलता मिलने पर कोई असली बल गोली ट्रू चीपिल्प से असली बल को अवशोषित करके उसे असली सार ट्रू एसेंस में बदलकर बल सागर को फिर से भर सकता है। असली बल संचय की गति मेरिडियन शोधन स्तर की तुलना में कई गुना तेज हो जाएगी। हालांकि बल सागर को खोलना रेन और 2 मेरिडियन को खोलने से अधिक कठिन और खतरनाक है। आमतौर पर पास में असली सार स्तर के योद्धा नियम की रक्षा कर रहे होते हैं। यदि कोई खतरा होता है तो वे इसे समय पर रोक सकते हैं। लेकिन पार्थ सुरक्षा के लिए एसोसिएशन से असली सार स्तर के योद्धा को खोजने की योजना नहीं बना रहा है, क्योंकि यह अनावश्यक है। उसने पैनल की ओर देखा। स्तर मेरिडियन शोधन का अंतिम चरण जोड़। असली बल 1,16,726 बटा 13,896 जोड़ 740%। 8 असाधारण मेरिडियन को खोलने के बाद उसका आदिम असली बल 14,000 बिंदुओं के करीब है और उसके शरीर में असली बल की कुल मात्रा 120,000 बिंदुओं के करीब है। वायुमुखी वार की 5वीं चोट को छोड़कर वह बिना किसी दबाव के किसी भी अन्य मार्शल कौशल का प्रदर्शन कर सकता था। इसी समय स्तर के बाद एक बड़ा प्लस चिन्ह दिखाई दिया। पार्थ ने उस पर क्लिक किया। असली बल का मूल्य 25,000 बिंदुओं से अधिक है। सफलता की दर 100% है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? पार्थ ने बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि जब तक एक मेरिडियन शोधन योद्धा के शरीर में 20,000 से अधिक असली बल है, वह असली सार स्तर का योद्धा बनने के लिए 100% सफलता प्राप्त कर सकता है। एक सामान्य मेरिडियन शोधन योद्धा के लिए यह अभी भी बहुत कठिन है। किसी भी सौभाग्यशाली मुठभेड़ के बिना 8 असाधारण मेरिडियन को खोलने वाला एक मेरिडियन शोधन योद्धा अधिकतम लगभग 12,000 बिंदुओं का आदिम असली बल प्राप्त कर सकता है। शेष लगभग दोगुनी मात्रा को 2 हृदय विधियों के पूर्णता तक पहुंचने या 3 से 4 हृदय विधियों के बड़ी सफलता तक पहुंचने और हॉल में प्रवेश करने से प्राप्त करना होगा। हृदय विधियां स्वाभाविक रूप से विभिन्न मार्शल आर्ट्स में खेती करने के लिए सबसे कठिन है। एक साथ कई विधियों की खेती करना तो दूर की बात है। यदि असली बल संघर्ष उत्पन्न होता है तो मेरिडियन को नुकसान पहुंचाना हल्का माना जाएगा। इसलिए अधिकांश मेरिडियन शोधन योद्धा अपने शरीर में लगभग 12,200 असली बल होने पर सफलता का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे सफल होते हैं और असली सार स्तर में कदम रखते हैं, असली बल वृद्धि की गति बहुत तेज हो जाती है। अधिक असली बल के साथ युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। पार्थ ने अपने सामने 2 विकल्पों को देखा, एक पल के लिए झिझका और फिर आगे बढ़ने का विकल्प चुना। उसी कारण से उसके पास बहुत अधिक मार्शल आर्ट्स में सुधार करने के लिए उतने अनुभव बिंदु नहीं थे और संकट निकट आने के साथ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने में विफल रहने पर आपदा आ सकती थी। जिस क्षण उसने आगे बढ़ने का विकल्प चुना, उसकी मेरिडियन में बिखरा हुआ असली बल एक दिशा में तेजी से दौड़ा। नाभि स्थान, यह एक भंवर की तरह था। अवशोषित असली बल दक्षिणावर्त दिशा में तेजी से घूम रहा था। प्रारंभिक गति तेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अधिक असली बल अंदर आया, घूमने की गति तेजी से बढ़ी। और सबसे ज्यादा चकित करने वाली बात यह थी कि अवशोषित असली बल की मात्रा बढ़ने पर भी भंवर का आकार नहीं बदला। जल्द ही पार्थ के शरीर के भीतर का सारा असली बल नाभि स्थान पर इकट्ठा हो गया और भंवर की घूमने की गति अचानक इतनी तेज हो गई कि वह प्रभेद्य हो गया। सफेद प्रकाश की एक चमक। नाभि स्थान पर अचानक एक गोलाकार स्थान दिखाई दिया, जिसके तल पर एक रंगहीन धारा चुपचाप बह रही थी, जो शांति का एक चित्र प्रस्तुत कर रही थी। जहां तक असली बल के पिछले भंवर की बात है, वह पूरी तरह से गायब हो गया था, जैसे कि पहले जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक भ्रम था। क्या ये औषधि क्षेत्र एलिक्सिर फील्ड और बल सागर है? और क्या वे बहती धाराएं असली सार हैं? पार्थ ने वैकल्पिक स्थान को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। इस दृश्य ने उसे पूरी तरह से अवास्तविक एहसास दिया। फिर भी वह ईमानदारी से इस वैकल्पिक स्थान के अस्तित्व को महसूस कर सकता था और इसके भीतर बहने वाली सफेद धारा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। वह अचानक प्रतिक्रिया किया और जल्दी से पैनल की ओर देखा। स्तर असली सार स्तर प्रथम स्तर 1% जोड़। असली सार 1167 बटा 138 जोड़ 740%। स्तर 29 बटा 1 अरब। संविधान 14,100। शक्ति 32,900। चपलता 11,400। आत्मा 269,300। संभावित बिंदु 1.5 अरब। अनुभव बिंदु 34,200। असली सार स्तर। पार्थ ने गहरी सांस ली। वास्तव में वह असली सार स्तर का योद्धा बन गया था। बस असली सार स्तर प्रथम स्तर का क्या मतलब है? पार्थ ने माथे पर बल डाला। इसके पीछे 1% भी है। उसने नाभि स्थान में बल सागर और इसके भीतर धीरे धीरे बहने वाले असली सार पर एक नजर डाली और उसे एक अंतर्ज्ञान हुआ। क्या यह 1% नाभि स्थान में बल सागर के सापेक्ष असली सार का प्रतिशत हो सकता है? उसने फिर से बल सागर में असली सार को देखा।
इसकी मात्रा वास्तव में 1% प्रतीत होती थी, जिसका मतलब है कि मुझे पूरे गोलाकार स्थान को असली सार से भरना होगा इससे पहले कि मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। तो ये प्रथम स्तर वास्तव में क्या दर्शाता है? पार्थ ने उस पर क्लिक किया। वह जल्दी से समझ गया। ये पता चला है कि असली सार स्तर का स्तर विभाजन अब शुरुआती, मध्य और अंतिम चरणों का पालन नहीं करता है, बल्कि स्तरों में विभाजित है, जैसे प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और इसी तरह, कोई सीमा नहीं है। जब एक असली सार स्तर का योद्धा अपने औषधि क्षेत्र और बल सागर को पूरी तरह से असली सार से भर देता है, तो वह एक मार्शल आर्ट्स असली गोली मार्शल आर्ट्स ट्रूपिल को संघनित करने का विकल्प चुन सकता है। यदि सफल होता है, तो वह अगले स्तर, स्वर्गीय मानव स्तर सेलेस्टियल ह्यूमन रेल्म में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वर्गीय मानव स्तर के योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ को जुटा सकते हैं। जब तक आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा सूख नहीं जाती है, उन्हें मार्शल कौशल का प्रदर्शन करने में असमर्थ होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इन कौशलों की शक्ति की तुलना असली सार स्तर के योद्धाओं से नहीं की जा सकती है। हालांकि ये कल्पना करना आसान है कि असली सार स्तर प्रथम स्तर में मार्शल आर्ट्स असली गोली को संघनित करने की सफलता दर काफी कम है। नतीजतन कई असली सार स्तर के योद्धा अपने बल सागर को संपीड़ित करना जारी रखने का विकल्प चुनते हैं ताकि उनका असली सार अधिक परिष्कृत हो जाए, जिससे भविष्य में स्वर्गीय मानव स्तर में कदम रखना आसान हो जाए। इस दृष्टिकोण से ये मेरिडियन शोधन स्तर में औषधि क्षेत्र और बल सागर को खोलने के समान है। जितना अधिक असली बल होगा, सफलता की दर उतनी ही अधिक होगी। पार्थ ने बुदबुदाया। पैनल के कारण वह अपनी सफलताओं की सफलता दर को सहज रूप से देख सकता था, लेकिन वह जुआरी नहीं था। वह तब तक सफलता का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि सफलता दर 100% तक न पहुंच जाए। उसने सोचा कि क्या मार्शल आर्ट्स असली गोली की गुणवत्ता असली सार की मात्रा से संबंधित होगी। ये सोचते हुए उसने अगली पंक्ति को देखा। पिछला 160,000 असली बल अब 1600 असली सार में बदल गया था। स्पष्ट रूप से असली सार की एक बूंद 100 असली बल के बराबर है। पार्थ ने बुदबुदाया। 1600 असली सार बिंदुओं ने बल सागर का केवल 1% ही भरा है। इसे पूरी तरह से भरने के लिए 160,000 असली सार बिंदुओं की आवश्यकता है। उसने सोचा कि यह थोड़ा बहुत हो सकता है। मार्शल आर्ट्स असली गोली को संघनित करने का मौका पाने के लिए 160,000 असली सार बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्या अन्य असली सार स्तर के योद्धाओं को अपनी मार्शल आर्ट्स असली गोली को संघनित करने की आवश्यकता पड़ने पर इतना असली सार चाहिए था? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरिडियन शोधन स्तर में सफलता प्राप्त करते समय किसी के पास जितना अधिक असली बल होता है, असली सार स्तर में बल सागर को भरने के लिए उतने ही अधिक असली सार की आवश्यकता होती है, जो उसी स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक हो? हो सकता है कि मुझे बाद में किसी असली सार स्तर के योद्धा से पूछना चाहिए। पार्थ ने चांग फै के बारे में सोचा। दूसरे से अपनी तुलना करके अंतर स्पष्ट हो जाएगा। शेष मूल गुणों को देखते हुए पार्थ ने संक्षेप में उन्हें स्कैन किया, जिसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं मिला, और फिर उसकी निगाहें स्तर के बगल में प्लस चिन्ह पर लौट आईं। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो प्लस चिन्ह पर क्लिक करके वह सामने के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए संभावित बिंदुओं का उपभोग कर सकता था। उसने उस पर क्लिक करने की कोशिश की। खर्च किए गए प्रत्येक 1 अरब संभावित बिंदुओं से आदिम असली सार 1% बढ़ जाएगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आदिम असली सार 1% बढ़ाने के लिए 1 अरब खर्च करना। पार्थ की आंखें चमक उठीं। पहले मेरिडियन शोधन स्तर में 1 अरब संभावित बिंदुओं को खर्च करने से केवल एक एक्यू पॉइंट को खोला जा सकता था, जिससे लगभग 100 बिंदुओं का असली बल प्राप्त होता था। अब 1 अरब संभावित बिंदुओं से आदिम असली सार 1% बढ़ सकता है, जो 1.36 बिंदुओं या 136 बिंदुओं के असली बल के बराबर है। ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे उसका आदिम असली बल बढ़ता है, 1% या 3 असली सार बिंदु बन सकता है। अगर उसने और अधिक हृदय विधियां सीखी और अधिक स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का सेवन किया, तो 160,000 असली सार बिंदु प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं हो सकता है। अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यालय से पैकेज शाम को आ जाएगा, जिसमें न केवल हथियार और औषधीय सामग्री होगी, बल्कि एक मेक जेड फल क्लाउड जेड फ्रूट भी होगा। मुझे पहले वह फल खाना चाहिए और फिर सुधार करना जारी रखना चाहिए। अभी के लिए मैं आदिम असली सार को बढ़ाने के लिए मेरिडियन परिसंचरण चलाने की कोशिश करूंगा। आखिरकार थोड़ा भी भोजन है, और यह आदिम असली सार को बढ़ाने का एक सीमित तरीका भी है। वह पालथी मारकर बैठ गया, असली सार को नियंत्रित किया और बल सागर से चला गया। 8 असाधारण मेरिडियन से बह रहा था और अंत में बल सागर में लौट आया। इस प्रक्रिया में लगभग 2 मिनट लगे। जिस क्षण ये नाभि स्थान बल सागर में वापस आया, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि बल सागर में आदिम असली सार की 1 बूंद बढ़ गई है और कुल असली सार लगभग 10 बूंदों से बढ़ गया है। इससे वह बहुत खुश हुआ और प्रेरणा से भरा हुआ था। आखिरकार आदिम असली सार को सिर्फ 1 बिंदु से अधिक बढ़ाने के लिए 1 अरब संभावित बिंदुओं का उपयोग करना एक अतिरिक्त अरब अंक बचाने के समान था। उसने फिर से असली सार को जुटाया। इस बार इसने 2 मेरिडियन परिसंचरण चलाए, जिसमें 4 मिनट लगे, और आदिम असली सार की 1 और बूंद बढ़ गई। फेयरफुल फेस अंबिका नगर में घुसपैठ। जब पार्थ इस प्रक्रिया में तल्लीन था, तभी एक लंबा आदमी जो ट्रेंच कोट पहने हुए था और मास्क लगाए हुए था, अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स शाखा एसोसिएशन तक चला गया। उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहें ऊपर के बड़े अक्षरों पर पड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने सिर हिलाया। ये देखकर एक महिला तुरंत उत्साह से उसका स्वागत करने लगी। सर, अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? आदमी के मुंह पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्या यहाँ पार्थ नाम का कोई है? आप कैसे? महिला को एहसास हुआ कि वह फिसल गई है और जल्दी से रुक गई। उसे सावधानी से घूरने लगी। आदमी ने कहा, ऐसा लगता है कि यही जगह है। मुझे उसके पास ले चलो। ले चलें, आपको उसके पास ले चलें। अपने सामने अजीब आदमी के अनुरोध को सुनकर महिला का चेहरा अजीबपन से भर गया था।
वह वास्तव में पार्थ को पहचानती थी, लेकिन वे केवल परिचित थे जो सिर हिलाकर अभिवादन करते थे। निश्चित रूप से बाद वाला कभी भी अभिमानी व्यक्ति नहीं लगता था। जब भी वे मिलते थे तो वह हमेशा उसे हल्की मुस्कान देता था। लेकिन आखिरकार वह एक वास्तविक प्रारंभिक बल योद्धा था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उनके जैसे लोग जब चाहें तब मिल सकें। इसके अलावा उसके सामने वाला आदमी अज्ञात मूल का था और उसने मास्क पहना हुआ था। उसकी हिचकिचाहट पर आदमी ने माथे पर बल डाला। इस समय 30 के दशक की शुरुआत में एक आदमी सूट और टाई पहने हुए पास आया। छोटू, क्या बात है? जैसे ही वह बोला, आदमी ने मास्क पहने हुए आदमी पर एक जिज्ञासु नजर डाली। महिला ने जल्दी से कहा, प्रबंधक विजय, ये सज्जन यहाँ किसी को खोजना चाहते हैं। किसी को खोजना? प्रबंधक विजय ने मास्क पहने हुए आदमी को ऊपर से नीचे देखा और महिला से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम दूसरों पर ध्यान दो। महिला ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर देखा और जल्दी से भाग गई। हाँ, धन्यवाद प्रबंधक विजय। आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आप हमारे एसोसिएशन में किसे ढूंढ रहे हैं? मास्क पहने हुए आदमी ने माथे पर बल डाला। कुछ अधीर दिख रहा था। पार्थ कहाँ है? पार्थ, पार्थ। आदमी की आंखों में सावधानी की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही उसने कहा, सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको श्री पार्थ से क्या काम है? क्यों? मास्क पहने हुए आदमी ने एक चंचल मुस्कान दी। क्या मुझे उसे खोजने से पहले आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता है? आदमी मुस्कुराया और कहा, मेरा मतलब उस तरह से नहीं था, सर। ये हमारे एसोसिएशन का सिर्फ एक नियम है। अगर आप हमें कारण नहीं बताते हैं तो हम उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम आपकी समझ के लिए पूछते हैं। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना? मास्क पहने हुए आदमी ने धीरे से बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों पर भरोसा करके उस बच्चे का पता लगाना अवास्तविक था। बहुत अच्छा, तो मैं पहले अध्यक्ष से मिलूंगा। अगर अध्यक्ष सहयोग करता है तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर वह अपने भले के लिए बहुत चालाक है तो मुझे कुछ तरीके इस्तेमाल करने के लिए दोष मत देना। मुझसे कारण मांगने के लिए आपके पास वह योग्यता नहीं है। यहाँ आपका अध्यक्ष कौन है? उसे तुरंत बाहर आने और मुझसे मिलने के लिए कहो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास सन्नाटा छा गया। कई कर्मचारियों और मार्शल आर्ट्स ने आश्चर्यचकित निगाहों से उनकी ओर देखा। यह आदमी कौन था? वह इतना घमंडी कैसे हो सकता है? ईमानदारी से कहूं तो आदमी ने खतरे का एक आभास दिया। आदमी थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, सर, अगर आप हमारे अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं तो कम से कम मुझे एक बिजनेस कार्ड दें, अन्यथा मेरे लिए यह मुश्किल होगा। वह झिझका। एक बिजनेस कार्ड? मास्क पहने हुए आदमी ने हंसते हुए कहा, बस उसे बताओ कि मुख्यालय से कोई यहाँ है, लॉबी में इंतजार कर रहा है। क्या वह मुख्यालय से है? मुख्यालय? हे भगवान, वह मुख्यालय से है। तुरंत चर्चाओं की आवाज हवा भर गई। पहले मार्शल आर्ट्स जो इस आदमी के रवैये से थोड़ा परेशान महसूस कर रहे थे, अब उसकी ओर प्रशंसा से भरी आंखों से देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपने आदर्श को देखा हो। उन्होंने हमेशा मुख्यालय जाने का सपना देखा था, भले ही सिर्फ देखने के लिए। और यह आदमी वास्तव में मुख्यालय से था। क्या उसकी स्थिति और ताकत मामूली हो सकती है? मुख्यालय? प्रबंधक विजय भी सदमे में था। उसकी आंखें तश्तरी की तरह बाहर निकल गईं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मास्क पहने हुए आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नहीं, नहीं, मुझे आप पर विश्वास है, बुजुर्ग मोनिका। कृपया एक पल रुकिए, मैं तुरंत अध्यक्ष को सूचित करने जाता हूँ। इतना कहकर प्रबंधक विजय मुड़ा और जल्दी से ऊपर की ओर भागा, लिफ्ट लेने की भी परवाह नहीं की। मास्क पहने हुए आदमी मोनिका ने कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाईं और किसी ने भी उसकी आंखों से मिलने या यहाँ तक कि भारी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर उसकी आंखों में अवमानना और मजबूत हो गई। दुनिया को ज्यादा नहीं देखने वाले स्थानीय मार्शल आर्ट्स का एक समूह। आधे मिनट भी नहीं हुआ था कि ऊपर से जल्दबाजी में कदमों की आवाज सुनाई दी और उनसे परिचित लोगों ने तुरंत उन्हें अध्यक्ष सुनील की आवाज के रूप में पहचान लिया। जल्द ही सुनील जल्दबाजी में लॉबी में पहुंचे। वहां खड़े व्यक्ति को देखकर जो एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था, खासकर उन आंखों को देखकर जो उत्पीड़न की एक मजबूत भावना दे रही थी। निस्संदेह वह एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स होना चाहिए। उसकी पुतलियां तुरंत फैल गईं और वह जल्दी से आगे बढ़ा, श्रद्धा के साथ झुक गया। मुझे नहीं पता था कि वरिष्ठ सीनियर आ रहे हैं। मैं आपसे पहले न मिलने के लिए माफी मांगता हूँ। वरिष्ठ, कृपया, सुनील ने कहा, निमंत्रण का इशारा करते हुए। इस समय वह अंदर से बेहद घबराया हुआ था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शौर्य और अन्य के जाने के बाद मुख्यालय से एक और व्यक्ति आएगा और इस वाले की आभा शौर्य से भी मजबूत थी। क्या ये हो सकता है? एक असली सार स्तर का योद्धा। यह विचार उसके मन में आया। क्या तुम यहाँ के अध्यक्ष हो? मोनिका ने खड़े होकर उसे नीचे देखा और पूछा। हाँ, हाँ, सुनील ने लगातार सिर हिलाया। अनजाने में उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें गिर रही थीं। अन्य लोग ये देखकर और भी अधिक विस्मय में थे। यह एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स का व्यवहार था। यहाँ तक कि अध्यक्ष को भी सम्मानजनक होना पड़ा और उसे जरा सा भी नाराज करने की हिम्मत नहीं की। मोनिका ने सिर हिलाया। तुम्हारे एसोसिएशन में पार्थ नाम का कोई है, ठीक है? वह कहाँ है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। सुनील का मुंह आश्चर्य से चौड़ा हो गया। यह आदमी भाई पार्थ को खोजने के लिए यहाँ था क्या? मोनिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, या क्या तुम्हें मुझे दोहराने की जरूरत है? नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ वरिष्ठ। सुनील ने उन्मत्त होकर अपने हाथ हिलाए। अगर तुम समझते हो तो मुझे अभी वहां ले चलो, मोनिका ने कहा। दरअसल वह लिंग यू के आदेश पर पार्थ को, जो रसायन विज्ञान एल्केमी का अभ्यास कर रहा था, वापस गंगापुर नगर जैंगन सिटी ले जाने के लिए यहाँ आया था। अगर पार्थ ने सहयोग किया तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर उसने मना कर दिया तो वह पहले उसे थोड़ा पीड़ित करेगा और फिर उसे पालन करने के लिए मजबूर करेगा।
इससे पहले कि वह रवाना होता, लिंग यू ने उसे विशेष रूप से अपनी असली पहचान का खुलासा न करने का निर्देश दिया था। इसलिए उसने मास्क पहना था। अन्यथा अगर यह बात बाहर निकल गई तो लिंग यू के लिए समझाना मुश्किल होगा और वह पीड़ित होगा। ठीक है, सुनील एक पल के लिए हिचकिचाया, ये सोचकर कि शायद यह अध्यक्ष चांग था जिसने इस आदमी को भाई पार्थ को मुख्यालय ले जाने के लिए भेजा था। लेकिन भाई पार्थ ने कल इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? शायद अध्यक्ष चांग ने आज ही फैसला किया। हालांकि वह पार्थ से अलग होने के लिए अनिच्छुक था, मुख्यालय जाना पार्थ के विकास के लिए सुरक्षित और फायदेमंद होगा। लेकिन यह आदमी मास्क क्यों पहने हुए था? सुरक्षित रहने के लिए उसने अस्थायी रूप से पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, वरिष्ठ? हमारे भाई पार्थ को ले जाने का क्या कारण है? मोनिका ने उसे एक ठंडी नजर डाली। अगर यह पहले होता तो वह एकमात्र रूपांतरण बल योद्धा के सवालों का जवाब देने की भी परवाह नहीं करता, उसे देखना तो दूर की बात है। लेकिन जटिलताओं को रोकने के लिए उसने जवाब देने का फैसला किया। यह अध्यक्ष का सीधा आदेश है कि पार्थ को मुख्यालय के आधार पर लाया जाए। यह एक तत्काल मामला है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। क्या तुम समझते हो? अध्यक्ष का आदेश। हे भगवान, मुख्यालय ने पार्थ को ले जाने के लिए किसी को भेजा है। मुख्यालय पार्थ को इतना महत्व देता है। आसपास हर कोई ईर्ष्या से भरा हुआ था। एक के लिए मुख्यालय अंबिकानगर से 100 गुना सुरक्षित था। वहां सभी विभिन्न शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स का उल्लेख नहीं करना। अध्यक्ष का आदेश। क्या तुम्हारा मतलब अध्यक्ष चांग से है? सुनील ने अनजाने में पूछा। मोनिका ने जवाब दिया, आग्रह करते हुए, मैंने तुम्हें वह बताया है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। अब क्या यह मुझे उसके पास ले जाने का समय नहीं है? हाँ, सुनील ने जल्दी से सहमति व्यक्त की, लेकिन आंतरिक रूप से उसे संदेह था। अजीब, क्योंकि अध्यक्ष चांग के साथ अपनी पिछली कॉल के दौरान भाई पार्थ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह थोड़े समय में मुख्यालय नहीं जाएगा। अध्यक्ष चांग ने समझा था और कहा था कि अगर भाई पार्थ का मन बदल जाता है तो वह उसे कभी भी सूचित कर सकता है। और जब भाई पार्थ कल दोपहर में लौटा तो उसने जाने का उल्लेख नहीं किया था। उनके पास बात करने के निजी अवसर भी थे। अगर भाई पार्थ ने अध्यक्ष चांग से कुछ कहा होता तो उसने उसे सूचित किया होता, निश्चित रूप से। लेकिन उसने नहीं किया। अध्यक्ष चांग ने अचानक भाई पार्थ को ले जाने के लिए किसी को क्यों भेजा था? शायद यह एक अचानक घटना थी और उसे सूचित करने का समय नहीं था। सुनील लिफ्ट की ओर बढ़ गया। चीजें मेरे विचार से अधिक सुचारू रूप से चल रही हैं। मोनिका ने ध्यान दिया, उसके मास्क के नीचे एक मुस्कान बन रही थी। आगे उसे उस रसायन विज्ञान के बच्चे से मिलने में सक्षम होना चाहिए। एक भट्टी में 9 शीर्ष श्रेणी की असली बल गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना, यह वास्तव में एक उल्लेखनीय कौशल है। एक बार जब वह इस बच्चे को वापस ले आता है तो उसे लिंग यू के लिए गोलियां परिष्कृत करने से न केवल लिंग यू को फायदा होगा, बल्कि मोनिका के पास भी असली सार स्तर में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त असली बल गोलियां होंगी। ये सोचते हुए उसकी बाहें उत्साह से हिल गईं। अचानक सामने सुनील रुक गया, जैसे कि उसे कुछ महत्वपूर्ण याद आया हो। क्या हुआ? मोनिका की आवाज ठंडी थी। वरिष्ठ, आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पार्थ को याद किया, जो बाहर निकलने पर मास्क पहनना पसंद करता था, अपनी पहचान छिपाता था। उसके सामने यह व्यक्ति भी मास्क पहने हुए था, शायद उसी कारण से। बेशक ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चूंकि यह व्यक्ति अब पार्थ को मुख्यालय ले जा रहा था, तो क्या उसे कम से कम यह नहीं पता होना चाहिए कि मुख्यालय से कौन व्यक्ति था? भले ही यह अब नहीं कहा गया हो, ये पार्थ से मिलने पर बाद में कहा जाना था, है ना? मोनिका का भाव बदल गया और उसकी आवाज ठंडी हो गई। ये पूछने का तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? या क्या तुम्हें मुख्यालय पर भरोसा नहीं है? नहीं वरिष्ठ, मेरा मतलब कोई अनादर नहीं था। सुनील चौंक गया और जल्दी से कहा, मैं बस पूछ रहा था। अनावश्यक सवाल मत पूछो। मेरी पहचान मुख्यालय का एक रहस्य है, समझते हो? हाँ। सुनील ने ये सुना और भी अधिक असहज हो गया। भले ही इस व्यक्ति ने जो कहा वह सच था, अगर उसकी पहचान इतनी गोपनीय थी तो अध्यक्ष चांग ने विशेष रूप से समझाने के लिए फोन किया होता, है ना? लेकिन अब तक उसे मुख्यालय से कोई कॉल नहीं मिली थी। अजीब बात यह थी कि यह व्यक्ति पार्थ के बारे में बहुत कुछ जानता था। अगर वह मुख्यालय से नहीं था तो वह कहां से हो सकता था? नहीं, ये पूरी स्थिति अजीब लगती है। सुनील ने फैसला किया कि उसे इस स्थिति को सत्यापित करने के लिए अध्यक्ष चांग को फोन करना चाहिए। सुरक्षित रहना बेहतर है। अगर अध्यक्ष चांग ने पुष्टि की कि इस व्यक्ति को वास्तव में उसके द्वारा भेजा गया था तो उसे पार्थ से मिलने के लिए ले जाना देर नहीं होगी। दोनों लिफ्ट में प्रवेश कर गए और सुनील उसे दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गया। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, भाई पार्थ यहाँ रहते हैं। कृपया एक पल रुकिए, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मुड़ गया। भाई पार्थ, उसने कुछ बार बाहर बुलाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंदर नहीं है? सुनील ने दरवाजे पर कुछ और बार दस्तक दी, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और कहा, ओह, मुझे अभी याद आया, भाई पार्थ आज सुबह शिकार करने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। वरिष्ठ, आप मेरे कार्यालय में आकर बैठेंगे। मैं भाई पार्थ को फोन करूंगा और उन्हें जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहूंगा। सुनील का चेहरा एक क्षमाशील मुस्कान से भरा हुआ था, लेकिन वह अंदर से अविश्वसनीय रूप से चिंतित था। पार्थ रसायन विज्ञान के कमरे में रसायन विज्ञान कर रहा था। अगर वह नहीं भी होता तो वह यहाँ दिखाई नहीं देता। तो उसने जानबूझकर इस व्यक्ति को यहाँ लाया, एक कॉल करने और कुछ समय खरीदने के अवसर का उपयोग करने की उम्मीद में। सुनील ने सोचा कि क्या उसकी अभिनय काफी अच्छा था कि वह दूसरे पक्ष को मूर्ख बना सके। क्या ऐसा है? मोनिका बोला और फिर एक पल के लिए चुप हो गया। इससे पहले कि उसने पूछा, तो तुमने उस समय याद क्यों नहीं किया जब हम नीचे थे?
सुनील ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं बहुत व्यस्त रहा हूं और भूल गया। चिंता मत करो, अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते तो मैं अभी भाई पार्थ को फोन कर सकता हूं। अगर वह इसके बारे में सुनता है तो उसे लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही वह बोला, उसने अपना फोन निकाला। भाई पार्थ को इस मामले के बारे में पहले से सूचित करना भी अच्छा था, इसलिए अगर वह नहीं जानता था तो वह खुद अध्यक्ष चांग से संपर्क कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, उसकी बांह उसके सामने वाले व्यक्ति ने पकड़ ली। वह वरिष्ठ। सुनील ने भ्रमित होकर ऊपर देखा। कोई जरूरत नहीं है। मोनिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चीजों को निपटाने से पहले वह सुनील को कॉल करने का मौका नहीं देगा, अन्यथा एक सुराग छोड़ना आसान होगा। इस बार अगर चीजें गलत हो गईं तो भविष्य में फिर से सफल होना मुश्किल होगा। इसके अलावा क्या पार्थ वास्तव में इस समय शाखा कार्यालय में नहीं था? शायद नहीं। मोनिका ने सीधे उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, सुनील, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है कि पार्थ बाहर नहीं गया लेकिन एसोसिएशन में कहीं और है? उदाहरण के लिए खेती के कमरे में या शायद रसायन विज्ञान के कमरे में। जब रसायन विज्ञान के कमरे शब्द बोले गए तो सुनील की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। हा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से अपनी शांति रिगेन की और हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में इस बार गलत नहीं हूं। भाई पार्थ वास्तव में शिकार करने के लिए बाहर गए थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जब मैं कहता हूं कि वह हमारी शाखा का सबसे मेहनती भयंकर जानवर शिकारी है। तुम झूठ बोल रहे हो। मोनिका के शब्दों ने सुनील को ठंडे पसीने में भेज दिया। झूठ बोलना? वरिष्ठ, आप क्या कह रहे हैं? सुनील ने जबरदस्ती मुस्कुराया। क्या आप भाई पार्थ को नहीं ढूंढ रहे थे? मैं उसे अभी फोन करूंगा और आप सीधे उससे बात कर सकते हैं। लेकिन मोनिका ने ऐसे काम किया जैसे उसने सुना ही नहीं और जारी रखा, वह वर्तमान में रसायन विज्ञान के कमरे में है ना? धमाका। सुनील का दिमाग घूमने लगा। उसे देखा गया था। कब? क्या ये तब था जब रसायन विज्ञान के कमरे का उल्लेख किया गया था? लगता है मैंने सही अनुमान लगाया। मोनिका की आवाज बर्फीली थी। लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले उसने सुनील के आचरण में एक हल्का बदलाव देखा था जब उसने अपनी पहचान के बारे में पूछताछ की थी। दूसरों के लिए ये छोटा सा बदलाव नगण्य हो सकता है, लेकिन मोनिका के लिए नहीं। मेरिडियन शोधन योद्धा के रूप में, जिसने 2 महीने पहले 8 असाधारण मेरिडियन को जोड़ा था और असली सार स्तर से सिर्फ एक कदम दूर था, उसने कुछ भी याद नहीं किया। एक प्रारंभिक बल योद्धा के रवैये में सूक्ष्म बदलावों को याद करना असंभव था। इस प्रकार जब सुनील ने दरवाजे पर दस्तक दी और भूल जाने का दावा किया तो मोनिका पहले ही संदिग्ध हो गया था। बाद में जब उसने रसायन विज्ञान के कमरे का उल्लेख किया तो सुनील की क्षणिक घबराहट ने लगभग उसे धोखा दिया। उस तथ्य के साथ मिलाएं कि पार्थ वास्तव में एक बहुत ही कुशल रसायन विज्ञानी था और यह केवल उचित था कि वह रसायन विज्ञान के कमरे में बहुत समय बिताएगा, है ना? तो मुझे बताओ, रसायन विज्ञान का कमरा कहाँ है? मुझे यह मत बताना कि यहाँ कोई नहीं है। एक रसायन विज्ञान का कमरा है, लेकिन वरिष्ठ, भाई पार्थ वास्तव में शिकार करने के लिए बाहर गए हैं। वह रसायन विज्ञान के कमरे में नहीं है। सुनील ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अपनी बांह को वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये टस से मज नहीं हुआ। सुनील के दिल में बेचैनी और मजबूत हो गई। पार्थ को फोन करना और इस बारे में पहले से संवाद करना सामान्य नहीं था, लेकिन उसके सामने यह व्यक्ति हर कीमत पर ऐसा करने से रोकना चाहता था। ऐसा व्यवहार सामान्य नहीं था, है ना? मोनिका की आंखों में ठंडक की एक झलक आई। मेरे पास समय कम है और मैं खेल खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे बताओ कि रसायन विज्ञान का कमरा कहाँ है, या मुझे अभी वहां ले चलो, या मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम पछताओगे। वरिष्ठ, आप? सुनील की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक खुली धमकी थी। यह आदमी, क्या वह वास्तव में मुख्यालय द्वारा भेजा गया था? क्या वह वास्तव में अध्यक्ष चांद द्वारा भाई पार्थ को दूर ले जाने के लिए भेजा गया था? उसे एक बुरा एहसास था कि अगर उसने इस व्यक्ति को पार्थ के पास ले जाया तो कुछ गलत होगा। तुम वास्तव में हार मानने वाले नहीं हो, है ना? मोनिका ने आह भरी, सुनील की बांह पर थोड़ा और बल लगाया और नीले हरे असली बल के कई तार सुनील के शरीर में बह गए। तुमने मेरे साथ क्या किया? सुनील डर से अपनी बांह को देखते हुए चौंक गया। कुछ उसकी त्वचा के नीचे चल रहा था, जैसे कि यह किसी भी क्षण बाहर निकल सकता है। एक पल के भीतर वह कुछ उसकी बांह से उसके पूरे शरीर में फैल रहा था, उसके माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था। ये शक्ति जैसा महसूस हुआ, लेकिन सनसनी कहीं अधिक स्पष्ट थी। क्या यह असली बल हो सकता है? मोनिका के होंठों पर एक मुस्कान आई। मैंने क्या किया? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। इतना ठंडा। अचानक सुनील कांप उठा। उसने महसूस किया कि असली बल के तार बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं, उसकी रक्तवाहिकाओं को जमा रहे हैं। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा डराया वह ये थी कि ये ठंडे तार उसके शरीर से गुजर रहे थे, अपने रास्ते में सब कुछ जमा रहे थे। सुनील का शरीर अनियंत्रित रूप से हिल गया और उसकी भौहों और दाढ़ी पर पाला जम गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। ठंडा, ये सही है, मोनिका ने हंसते हुए कहा। मेरे गहन यिन असली बल, प्रोफाउंड यिन ट्रू ची के प्रभाव में तुम ठंडा महसूस क्यों नहीं करोगे? गहन यिन असली बल। सुनील ने अविश्वास में उसकी ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी मुख्यालय से नहीं था। वे सभी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से थे। वह उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? सिर्फ इसलिए कि उसने तुरंत उसे भाई पार्थ से मिलने के लिए नहीं ले जाया। लेकिन उसने कहा था कि वह पहले फोन करेगा। क्या यह आदमी उसके लिए भी इंतजार नहीं कर सकता था? मोनिका का चेहरा एक भयावह मुस्कान के साथ मुड़ गया। हाँ, गहन यिन असली बल। शुरू में मैं चीजों को इस बिंदु तक बढ़ने नहीं देना चाहता था। अगर तुम आज्ञाकारी रूप से मुझे उसके पास ले गए होते तो मैं बस उसे दूर ले जाता। लेकिन तुम्हें स्मार्ट खेलना पड़ा, इसलिए मुझे इसके लिए दोष मत देना। जो भी मेरे गहन यिन असली बल का शिकार होता है वह पहले एक कपकपी ठंडी महसूस करेगा जो लगता है कि उनके अंदरूनी हिस्सों को जमा देती है। तुम्हारे जैसे किसी के लिए केवल एक प्रारंभिक बल योद्धा, तुम मिनटों के भीतर जमकर मर जाओगे।
तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? सुनील ने दांत पीसते हुए कांपते हुए कहा, तुम अध्यक्ष चांग से नहीं हो, है ना? तुम वास्तव में कौन हो? मोनिका हंसा, हे, तुम सही हो। मैं अध्यक्ष चांग से नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी असली पहचान जानना असंभव है। तुम्हारे शरीर पर गहन ये नस्ली बल के आक्रमण की भावना भयानक है ना? अगर तुम कम पीड़ित होना चाहते हो तो मुझे जल्दी से उससे मिलने के लिए ले चलो। सुनील ने दृढ़ रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। यह आदमी निश्चित रूप से किसी बुरी नीयत से आया था। उसे भाई पार्थ से मिलने के लिए ले जाना एक मेमने को वधशाला में ले जाने जैसा होगा। भले ही वह जानता था कि यह प्रतिरोध व्यर्थ हो सकता है, एसोसिएशन में कोई भी बता सकता है कि रसायन विज्ञान का कमरा कहाँ था, वह अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता था। तो तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, है ना? उकसाया हुआ महसूस करते हुए मोनिका का चेहरा काला पड़ गया। ओह, मैं ये बताना भूल गया कि मैंने जो असली बल डाला है वह शीत जहर, कोल्ड पॉइजन भी रखता है। अगर मैंने इसे सक्रिय होने दिया तो तुम्हारे अंदरूनी हिस्से तरल हो जाएंगे और तुम दर्द में मर जाओगे। क्या तुम उसका अनुभव करना चाहते हो? ये सुनकर सुनील का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। अपने अंगों के रक्त में बदलने का विचार ही उसके रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त था। मोनिका सुनील के भाव से संतुष्ट था। लगता है तुम्हारे पास दिमाग है। अब मुझे वहां ले चलो। एक बार जब मैं पार्थ को ढूंढ लेता हूं तो मैं तुम्हारे शरीर से असली बल निकाल लूंगा। अगर तुम सहयोग नहीं करते हो तो मैं बस दूसरों से पूछूंगा कि रसायन विज्ञान का कमरा कहाँ है। सुनील हिचकिचाया, अपनी बची हुई सारी ताकत का उपयोग करते हुए कहने लगा, भाई पार्थ, वास्तव में रसायन विज्ञान के कमरे में नहीं है। उसने अंदर ही आह भरी। भाई पार्थ, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि तुम इस स्थिति से बचने में सक्षम होंगे। मोनिका का चेहरा शातिर हो गया। ठीक है, लगता है तुम्हें एक अंतिम सबक सिखाने की जरूरत है। चूंकि ऐसा था, वह इस जिद्दी आदमी को खत्म कर देगा। सीढ़ियों पर अचानक एक आकृति दिखाई दी। क्या तुम वह हो जो मुझे ढूंढ रहा है? सुनील की आंखें चमक उठी इससे पहले कि वे चिंतित हो गईं। भाई पार्थ, भागो। तुम्हें भागने की जरूरत है। हालांकि पार्थ शांत लग रहा था। उसके सामने मास्क पहने हुए आदमी से आंखें मिला रहा था। ओह, तो तुम पार्थ हो। मोनिका का चेहरा खुशी से चमक उठा। पार्थ, तुम मेरे साथ खुशी से चलोगे या उसकी तरह बनना चाहते हो? क्या मुझे तुम्हें जबरदस्ती काबू करना पड़ेगा? मोनिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह पूरी तरह आश्वस्त दिख रही थी। यहाँ आने से पहले दीपा ने पार्थ की ताकत के बारे में बताया था। मोनिका को यकीन नहीं हुआ था और उसने सिस्टम में पार्थ की जानकारी देखी थी। उसे मानना पड़ा, यह चौंकाने वाला था। एक नौजवान इतनी जल्दी रूपांतरण बल योद्धा बन गया और उसे प्रारंभिक रूपांतरण बल से उत्तरार्ध रूपांतरण बल तक पहुंचने में कुछ ही दिन लगे थे। ऐसी गति उसने कभी नहीं सुनी थी। केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जनपद मार्शल आर्ट्स संघ में इस काबिलियत का दूसरा कोई नहीं था। पर बस यही बात थी, वह खुद उत्तरार्ध रूपांतरण बल योद्धा थी जिसने अष्टअद्भुत नाड़ियां पार कर ली थीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि संघ में वह तम शक्ति स्तर से नीचे निस्संदेह नंबर 1 थी। ऐसी क्षमताओं के साथ एक नए रूपांतरण बल योद्धा को पकड़ना बहुत आसान होना चाहिए। पार्थ को वापस ले जाकर उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियों की अंतहीन आपूर्ति पाने का विचार मोनिका को उत्साह से कंपा गया। ओह, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? पार्थ ने पूछा। उसने सुनील को देखा जिसके होंठ ठंड से नीले पड़ रहे थे। पार्थ ने अपनी उंगली हल्की सी हिलाई और चुपचाप सत्य शक्ति का एक धागा सुनील के शरीर में भेजा, जिसने गहन यिन शक्ति की जकड़न को कसकर लपेट लिया। मेरे साथ चलोगे तो पता चल जाएगा। मोनिका, जो इस बात से अनजान थी, डींग मारती रही। चिंता मत करो, तुम जहाँ जा रहे हो वह कोई खतरनाक अड्डा नहीं है। ये यहाँ से ज्यादा सुरक्षित है। वहां जाकर तुम्हें बस उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बनाने पर ध्यान देना होगा और हम तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ये सुनकर सुनील की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां? क्या पार्थ भाई उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बना सकते हैं? पिछली बार जब बुजुर्ग आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुख्यालय भी ज्यादा उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां नहीं बना सकता। क्या पार्थ भाई सच में? नहीं। सामने वाली को कैसे पता चला कि पार्थ भाई उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बना सकते हैं? ये तो उसे भी नहीं पता था। पार्थ ने भी यही सोचा। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने पूछा, उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बनाने की बात तुम्हें किसने बताई? मोनिका कुछ पल के लिए चकित हुई और अजीब तरह से हंसी। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस चुपचाप सहयोग करना है। अगर मैं सहयोग न करूं तो? पार्थ ने पूछा। हा। मोनिका उपेक्षा से हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि इस मामले में तुम्हारी कोई राय चलेगी? उसने सुनील को आगे धकेल दिया। इसकी हालत देखो, दर्द हो रहा है ना? इसे मेरी गहन यिन शक्ति से मारा गया है। अगर मैं चाहूं तो किसी भी वक्त इसके अंदर के शीत जहर को सक्रिय कर सकती हूं। फिर इसे तब तक असहनीय दर्द होगा जब तक इसके अंदर के अंग खून में बदलकर यह मर नहीं जाता। कैसा लगा ऐसी अनुभूति? ये तुम्हारी बैकअप योजना है, तुम कह सकते हो। मोनिका ने कंधे उचकाए। हाँ, यह उसकी बैकअप योजना थी। उसने अनुमान लगाया था कि पार्थ स्वेच्छा से सहयोग नहीं करेगा, इसलिए उसके शरीर में कुछ गहन यिन शक्ति डाल देने से वह मजबूर हो जाएगा और खुशी खुशी दवा बनाने का औजार बन जाएगा। पार्थ भाई, मेरी चिंता मत करो, भागो, यहाँ से निकल जाओ। सुनील ने आग्रह किया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, पर इस नकाबपोश का अकेले आना उसकी बड़ी ताकत को दर्शाता था। भले ही तम शक्ति स्तर योद्धा न हो, कम से कम उत्तरार्ध रूपांतरण बल योद्धा तो थी ही। पार्थ भाई ने तो अभी रूपांतरण बल में कदम रखा है, वह उसका सामना कैसे कर सकते हैं? दूसरों की चिंता करने से पहले तुम अपनी चिंता करो। सुनील की प्रतिक्रिया देखकर मोनिका के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आई। जब मुख्य लक्ष्य मिल गया तो सुनील को जिंदा रखने से उसकी जानकारी उजागर हो सकती थी। बेहतर है कि उसे मार दिया जाए और एक मिसाल कायम की जाए।
ये सोचकर उसने तुरंत उन शक्ति धागों में छिपे शीत जहर को सक्रिय कर दिया। 3 सेकंड के भीतर सुनील दर्द से मर जाएगा। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते। सुनील अभी भी ठीक खड़ा था, आंखें चौड़ी थीं। तुम, मोनिका चौंक गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हैरान सुनील ने सिर हिला दिया। उसे सच में कुछ नहीं हुआ। न केवल कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी इंद्रियां धीरे धीरे वापस आ रही थीं। असंभव, मोनिका का चेहरा बदल गया। उसने साफ तौर पर शीत जहर को सक्रिय किया था। एक मजबूत शरीर भी कुछ सेकंड तक ही सहन कर पाता, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न होना तो अजीब था। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी शक्ति को एक और विशाल शक्ति दबा रही थी, हिलने में असमर्थ। यहां तक कि सक्रिय किया गया शीत जहर भी इस विशाल शक्ति के सामने हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोनिका ने डर के मारे चारों ओर देखा। यह विशाल शक्ति सुनील के शरीर में कब प्रवेश कर गई? उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने शुरू से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? पार्थ की आवाज अचानक आई। तुम? मोनिका भ्रमित दिखी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास और आतंक से भरी हुई। नहीं, असंभव, तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है ना? पार्थ ने शांति से उसे देखा। हम 3 ही लोग हैं यहाँ। इन शब्दों से मोनिका कई कदम पीछे हट गई। सुनील भ्रमित दिखा। ये कैसी स्थिति थी? पार्थ भाई ने केवल शब्दों से ही उसे डरा दिया। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर में अब बेहतर महसूस हो रहा था, वह अब जमा हुआ नहीं था। क्या तुम डरी हुई हो? पार्थ ने कहा। अगर तुम डरी हुई हो तो मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दो। अपनी चालबाजी बंद करो। मोनिका चिल्लाए, आंखें लाल। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डराओगे? सपने देखना बंद करो। जब तुम स्वेच्छा से नहीं आना चाहते तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। ये कहकर उसने जमीन से छलांग लगाई। एक तेज हवा का झोंका आया। वह पार्थ की तरफ बढ़ी। उसकी दाहिनी हथेली पर नीले हरे रंग की घनी शक्ति थी, लेकिन एक आकृति उससे ज्यादा तेजी से चली। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को पार किया, पार्थ का दाहिना हाथ बिजली की तेजी से उसकी छाती पर लगा। अगले ही पल मोनिका स्थिर हो गई। उसका शरीर बीच रास्ते में जम गया। उसकी आंखें घंटी की तरह बाहर निकल आईं। पार्थ भाई, सुनील चेतावनी देने के लिए तैयार था, लेकिन मुड़कर देखा तो नकाबपोश जमी हुई थी। पार्थ उसके पीछे बिना चोट के खड़ा था। पार्थ भाई, क्या आप ठीक हैं? सुनील ने सावधानी से चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ, पार्थ मुस्कुराया। माफ करना अध्यक्ष सुनील, ये व्यक्ति मेरे लिए आया था और इसमें तुम भी शामिल हो गए। पार्थ भाई, नहीं, पर इसका क्या? सुनील ने बार बार सिर हिलाया। डर और जिज्ञासा से बेजान नकाबपोश को देखा। मैंने इसे IMMOBILIZE कर दिया है। पार्थ ने समझाया। इसे मारना बहुत आसान है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बनाने की बात किसने बताई? पार्थ की आंखों में ठंडक थी। वह इस सिद्धांत पर काम करता था कि अगर कोई उकसाए नहीं तो वह संघर्ष से बचता है। दूसरे उसके खिलाफ साजिश कर सकते थे, लेकिन उन्हें अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए था। अगर यह अध्यक्ष से संबंधित हुआ तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। स्थिर कर दिया। सुनील ने स्थिर मोनिका को हतप्रभ होकर देखा। क्या वह विरोधी पार्थ भाई के एक साधारण प्रयास से गिर गई? क्या वह सपना देख रहा था? क्या दुश्मन जितना सोचा था उससे कमजोर था, या पार्थ भाई की ताकत थी? कौन हो तुम? मोनिका की आवाज अचानक आई, अब असहज और डरी हुई थी। वह उनकी हरकतों को पहचान नहीं पाई। जब तक उसे एहसास हुआ, वह स्थिर हो चुकी थी। सामान्य स्थिरीकरण में शक्ति का प्रवाह मुक्त होकर बाहर निकलने की अनुमति देता था, लेकिन अब उसकी शक्ति अनुत्तरदायी थी। न केवल स्थिर, बल्कि वह उसकी नाड़ियों से भी कटी हुई थी। तुम मुझे ढूंढने आए हो और फिर भी पूछ रही हो कि मैं कौन हूं? पार्थ मुड़ा और दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मोनिका ने घबराए हुए आवाज में कहा। तुम वह पार्थ कैसे हो सकते हो? तुम वह पार्थ नहीं हो सकते। मुख्यालय की फाइलों में पार्थ साफ तौर पर केवल प्रारंभिक रूपांतरण बल योद्धा था, लेकिन यह व्यक्ति जो उसके सामने है वह तम शक्ति स्तर योद्धा है। निश्चित रूप से एक तम शक्ति स्तर योद्धा, नहीं तो वह एक उत्तरार्ध रूपांतरण बल योद्धा जिसने अष्टाद्भुत नाड़ियां खोल ली हैं, बिना किसी प्रतिरोध के कैसे दब सकता है? वह पार्थ है, पार्थ भाई। सुनील आगे बढ़ा, अविश्वास के साथ उसे देखते हुए। मोनिका का दम घुट गया और वह चुप हो गई। हाँ, इस सुनील से पहले जब उसने इस व्यक्ति को देखा तो उसने पार्थ भाई कहकर पुकारा था और उसे जल्दी से जाने के लिए कहा था। उस स्थिति में यह असंभव था कि वह खुद को धोखा देने के लिए नाटक कर रहा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पार्थ भाई, इसकी शक्ल से नकाब हटाने में मेरी मदद करो और देखो कि यह इंसान कौन है। सुनील ने कहा। अध्यक्ष, मुझे करने दो। पार्थ ने सिर हिलाया। आखिरकार दूसरा पक्ष एक रूपांतरण बल योद्धा है। सुनील को मारने के सैकड़ों तरीके हैं। ठीक है। सुनील ने अजीब तरह से सिर हिलाया। नहीं, मत। मोनिका एक बलि के बकरे की तरह चिल्लाई, लेकिन ये किसी काम का नहीं था। अगले ही पल उसके चेहरे से नकाब हट गया, जिससे एक आतंक से भरा चेहरा सामने आया। तुम कौन हो? सुनील के चेहरे पर बेहद चौंकाने वाला भाव था। ये देखकर पार्थ थोड़ा शांत हुआ। उस स्थिति में इस व्यक्ति को सच बताने के कई तरीके थे, लेकिन चूंकि अध्यक्ष उसे पहचान सकते थे तो बहुत सारी परेशानी बच जाएगी। अध्यक्ष, ये कौन है? ये मुख्यालय की मोनिका है, एक उत्तरार्ध रूपांतरण बल योद्धा जिसने हमारे संघ में रूपांतरण बल योद्धाओं के लिए मासिक योगदान अंकों की सूची में शीर्ष रैंक पर लंबे समय तक प्रभुत्व जमाया है। तम शक्ति स्तर से नीचे नंबर 1। बात पूरी करने के बाद सुनील का दिमाग खाली हो गया। वह हमेशा इस मजबूत आदमी का बेहद सम्मान करता था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि संघ में अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट फुर्सत के दौरान अक्सर इस व्यक्ति का जिक्र करते थे। लगातार कई महीनों तक शीर्ष रैंक पर प्रभुत्व जमाना, ये कैसी ताकत है? इतना ही नहीं, कहा जाता है कि मुख्यालय भी इस व्यक्ति को बहुत महत्व देता है, उसे विकसित करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च करता है।
अगर कोई रूपांतरण बल योद्धा है जिसके तम शक्ति स्तर में ब्रेक थ्रू करने की सबसे अधिक संभावना है तो वह यही व्यक्ति है। लेकिन अभी जो हुआ उसने उसके दिमाग में इस व्यक्ति की छवि को पूरी तरह से उलट दिया। उसने न केवल एक साथी के साथ ऐसा क्रूर काम किया बल्कि वह पार्थ भाई को भी ले जाकर उसके लिए उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बनवाना चाहती थी। क्या ये सच में वह मजबूत व्यक्ति था जिसका वह हमेशा सम्मान करता था? ये तो पूरी तरह से बिना किसी मर्यादा वाला था। मुख्यालय से कोई? पार्थ की आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखा। क्या यह मामला सच में मुख्यालय से संबंधित है? वे क्या चाहते हैं? उसे दवाएं बनाने के लिए आमंत्रित करने से मना कर दिया गया तो वे उसे मजबूर करने के लिए ऐसे नीच तरीकों का सहारा ले रहे हैं। मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा था? पार्थ की आवाज में असीम ठंडक थी जिससे सुनील भी कांप गया। मैं बताऊंगी। मोनिका एक ऐसी व्यक्ति थी जो स्थिति को पढ़ सकती थी। इस समय वह कटाई के तख्ते पर मछली की तरह थी, वध की प्रतीक्षा कर रही थी। सब कुछ उजागर कर देना बेहतर था, शायद वह अपनी जान बचा पाए। पार्थ भाई, यह मामला सच में मेरी गलती नहीं है, मुझे दूसरों ने इस्तेमाल किया था। उसने शिकायत की। जब तक आप मुझे जाने देने के लिए तैयार हैं मैं वह सब बताऊंगी जो मुझे पता है। क्या तुम अभी भी मुझसे बातचीत करना चाहती हो? पार्थ की आंखों में तीव्र हत्या का इरादा दिखा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे केवल एक एक्यूपॉइंट तकनीक आती है? मोनिका का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि एक्यूपॉइंट तकनीकें लोगों को मरने में असमर्थ रहते हुए मौत की कामना करा सकती हैं और उसकी तुलना में उसकी गहन यिन शक्ति बहुत बुनियादी लगती थी। ये सोचते हुए उसने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत चिल्लाया, ये दीपा थी, मुझे दीपा ने भेजा था। क्या तुमने किसका नाम लिया? सुनील चौंक गया। पार्थ ने सुनील को देखा, ये सोचते हुए कि क्या ये व्यक्ति भी मुख्यालय से था। लेकिन कल मौजूद 3 लोगों में से किसी का भी वह नाम नहीं था। दीपा का क्या बैकग्राउंड है? उसे यह जानकारी कहाँ से मिली? बिल्कुल वही, मोनिका ने दांत पीसकर कहा। दीपा को किसी तरह पता चला कि पार्थ भाई उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बना सकते हैं और वह चुपके से मेरे पास आई, मुझे ये जानकारी दी और मुझसे आपको उसके पास उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बनाने के लिए लाने को कहा। मैंने उस समय मना कर दिया था। सच में? पार्थ ने व्यंग्य किया। क्या तुम सच में इतनी दयालु रही होगी? पार्थ भाई, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है, मोनिका ने बिना सोचे समझे कहा। हम सब एक ही संघ का हिस्सा हैं, मैं ऐसा अनैतिक और बिना मर्यादा वाला काम कैसे कर सकती थी? तुम अभी भी जानती हो कि तुमने जो किया वह अनैतिक और बिना मर्यादा वाला था, सुनील ने गुस्से में कहा। मुझे भी मजबूर किया गया था। मोनिका रोई। आपको शायद पता न हो, दीपा लाखों में एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा है जो सभी अष्ट नाड़ियों के साथ पैदा हुई थी। जबकि हमें नाड़ियों को खोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वह रूपांतरण बल स्तर तक पहुंचकर ही सत्य शक्ति का संचार और वृद्धि कर सकती है, इसलिए वह तम शक्ति स्तर योद्धा है। इतना ही नहीं, वह अध्यक्ष की करीबी शिष्या है, दोनों पिता और बेटी जितने करीब हैं। तुम किसी भी तरह से देखो, मैं उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तो तुम मान गई? पार्थ ने पूछा। हाँ पार्थ भाई, मेरे पास क्या विकल्प था? मोनिका ने आह भरी। उसने मुझे खास तौर पर कहा था कि अगर आप आने के लिए तैयार न हो तो आपको लाने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करूं। मूल रूप से मैंने जो कुछ भी किया वह उसके निर्देश पर था, मैं सिर्फ उसके हाथ में एक चाकू थी। तुम खुद को कितनी सफाई से बरी कर रही हो? सुनील ने दांत पीसे। भले ही ये दीपा का विचार था, तुम पूरी तरह से निर्दोष नहीं हो। हाँ मैं मानती हूँ, मेरे मन में एक विचार था। मोनिका ने डर से पार्थ को देखा। मैं अब उत्तरार्ध रूपांतरण बल पर हूँ। अगर मैं संजीवनी क्षेत्र और शक्ति सागर को खोलना चाहूँ तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि शक्ति सागर को खोलने से पहले शरीर में जितनी ज्यादा सत्य शक्ति होगी, तम शक्ति स्तर तक पहुंचने के बाद उतनी ही ज्यादा सत्य शक्ति होगी, इसलिए मैं देरी कर रही हूँ। तुमने क्या कहा? पार्थ ने उसे बाधित किया। क्या अलग अलग तम शक्ति स्तर योद्धाओं में उनके शक्ति सागर की क्षमता अलग अलग होती है? हाँ, मोनिका हकलाया, ये सोचते हुए कि वह एक तम शक्ति स्तर योद्धा उससे ये क्यों पूछ रहा है। ठीक है, जारी रखो। पार्थ ने मन ही मन जान लिया। लगता है उसका पिछला अनुमान सही था। हाँ, मोनिका ने मन ही मन बुदबुदाया लेकिन ईमानदारी से जारी रखा। मैंने ब्रेक थ्रू न करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे चिंता थी कि मेरे पास उपभोग करने के लिए पर्याप्त सत्य शक्ति गोलियां नहीं होंगी। क्योंकि एक बार तम शक्ति स्तर तक पहुंचने के बाद अकेले खेती पर निर्भर रहना शक्ति सागर को भरने के लिए बेहद मुश्किल है। अगर सत्य शक्ति गोलियों की पर्याप्त आपूर्ति हो तो दक्षता बहुत अलग होगी। दीपा ने भी मुझे इसी कारण से यह करने के लिए कहा। मेरे मन में एक विचार तो था, लेकिन ऐसे मामले में कौन ललचाएगा नहीं। उसने सुनील को देखा। अध्यक्ष सुनील, तुम शायद अभी भी प्रारंभिक बल योद्धा हो, है ना? अगर तुम्हारे सामने बड़ी संख्या में उत्कृष्ट रक्त शक्ति गोलियां हों तो क्या तुम ललचाओगे नहीं? यह मत सोचो कि सब तुम्हारी तरह हैं। सुनील ने झिड़क दिया। जो मेरा है मैं उसके लिए स्वाभाविक रूप से प्रयास करूंगा, अगर वह मेरा नहीं है तो मेरे मन में कोई टेढ़े मेढ़े विचार नहीं आएंगे। इसके अलावा पार्थ भाई की वजह से मेरे पास अब उत्कृष्ट रक्त शक्ति गोलियों की कमी नहीं है। ये सुनकर मोनिका हतप्रभ रह गई, फिर ईर्ष्या का एक मजबूत भाव दिखाया और पार्थ को कड़वी मुस्कान के साथ देखा। हाँ, तुम्हारी सीधी पहुंच है, जाहिर है तुम्हें उत्कृष्ट रक्त शक्ति गोलियां की कमी नहीं होगी। तो तुम्हें नहीं पता कि दीपा को ये जानकारी कैसे मिली? पार्थ ने पूछा। ये मुझे सच में नहीं पता, मोनिका ने डरते हुए कहा। मैंने उस समय पूछा था, उसने बताया नहीं और मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि ये दीपा ही थी जिसने तुम्हें ये करने का निर्देश दिया था? मुझे यकीन है, मोनिका ने जल्दी से कहा। अपने दिल में उसने दीपा और उसके सभी पूर्वजों को कोसा। धिक्कार है, उसे ही क्यों ढूंढना पड़ा? अगर उसने यह नहीं कहा होता कि पार्थ के आसपास कोई मजबूत सुरक्षा नहीं है और वह केवल प्रारंभिक रूपांतरण बल पर है, तो वह यहाँ नहीं आती और दीवार से नहीं टकराती। सीधे शब्दों में कहें, वह यहाँ अपनी जान गंवा सकती है।
ऐसे मामले में दीपा की रक्षा क्यों करें? पहले अपनी जान बचाना बेहतर है। ठीक है, पार्थ ने सिर हिलाया, मैं बाद में मुख्यालय से संपर्क करूंगा और तुम दीपा का सामना करोगी। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम जानती हो कि तुम्हारा भाग्य क्या होगा। ये सुनकर मोनिका का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। मुख्यालय से संपर्क करें, दीपा का सामना करें। अगर यह मामला फैल गया तो भले ही पार्थ उसे जाने दे, दीपा उसे नहीं छोड़ेगी। ये पार्थ उसे एक मृत अंत की ओर धकेल रहा है। पार्थ भाई, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? उसने विनती की, आज की घटना सच में मेरी गलती थी, आप जो चाहे मांगो, जब तक मेरे पास है मैं आपको दे दूंगी। यहाँ तक कि आपकी सेवा करना भी ठीक है। देखो, आपको एक उत्तरार्ध रूपांतरण बल योद्धा अनुचर की कमी है ना? जब तक आप मुझे माफ कर देंगे, मैं कसम खाती हूँ आज से मैं आपकी वफादारी से सेवा करूंगी। मेरी वफादारी से सेवा करोगी? बिल्कुल, भले ही आप मुझे अपना घोड़ा या गाय बनाना चाहें। मोनिका ने उम्मीद से देखा। अगर वह पार्थ के बगल में रह सकती थी तो ये बुरा नहीं होगा, कम से कम उसे अब सत्य शक्ति गोलियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरी वफादारी से सेवा करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? पार्थ ने व्यंग्य किया। पार्थ के ऐसे तीखे शब्द सुनकर मोनिका का चेहरा लाल हो गया। वह चाहती थी कि जमीन में एक दरार मिले और वह उसमें घुस जाए। उसने ऐसी अपमान कभी नहीं झेला था। स्थिति के मामले में मुख्यालय में वह अध्यक्ष जैसे कुछ शक्ति स्तर योद्धाओं के बाद दूसरे स्थान पर थी। अगर वह अन्य रूपांतरण बल योद्धाओं से भी मिलती तो उन्हें सम्मानपूर्वक उसे मोनिका बहन कहकर बुलाना पड़ता, रूपांतरण बल से नीचे वालों की तो बात ही क्या। लेकिन इस व्यक्ति के सामने उसके पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ताक का अंतर इतना विशाल था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया जब दूसरे व्यक्ति ने अपना कदम उठाया। पार्थ भाई सही कह रहे हैं, सुनील ने बचे हुए डर के साथ कहा। अगर हम इस तरह के किसी व्यक्ति को आसपास रखते हैं तो कौन जानता है कि वह हमें कब पीठ में छुरा घोंप देगा। हमें बस मुख्यालय को उससे निपटने देना चाहिए। नहीं नहीं, मोनिका का चेहरा अचानक बदल गया और फिर उसने एक गिड़गिड़ाने वाला रूप दिखाया। पार्थ भाई, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट न करें। अगर उन्हें पता चला तो मेरा काम हो गया। आपका भाई कौन है? सुनील बीच में टोक दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे पार्थ भाई कहकर संबोधित कर सकती हो? मोनिका का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसने कहा, ठीक है तो पार्थ दादा, पार्थ बाबा, सब ठीक है, बस इसे आसपास मत फैलाओ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अगर आप सहमत हैं तो मैं घोड़े या कुत्ते की तरह आपका पीछा करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? पार्थ ने उसे मूर्ख की तरह देखा और पूछा, अगर मेरी ताक तुम्हारी ताक से कम होती और मैं तुमसे मुझे जाने देने की भीख मांगता तो क्या तुम सुनती और मुझे जाने देती? यह मोनिका तुरंत ऐसा दिखने लगी जैसे उसके गले में मुर्गे ने पकड़ लिया हो और थोड़ी देर बाद उसने चुपचाप कहा, मैं मानती हूँ मैं तुम्हें जाने नहीं देती, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाती, क्या मैं? तो तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हारा आभारी होना चाहिए कि तुमने मुझे दवा बनाने का औजार बना दिया? पार्थ गुस्से से लगभग हंस पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस बहुत हो गया, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का यहाँ धैर्य नहीं है। उसने मोनिका को बाधित किया, जो कुछ और कहना चाहती थी, और भौहें चढ़ाईं। एक पल में मैं तुम्हें अध्यक्ष से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। तुम वह सब दोहराओगी जो तुमने अभी मुझे बताया, शब्द दर शब्द। क्या अध्यक्ष? मोनिका का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। पार्थ बाबा कृपया मुझे जाने दो। वह चिल्लाया, मुझे अपनी गलती पता है, मुझे सच में अपनी गलती पता है। जब तक आप दिखावा करते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तब से मैं बिना किसी शिकायत के वह सब करूंगा जो आप मुझसे पूछते हैं। ये समझा जा सकता था कि एक बार यह मामला बाहर निकल गया, संघ के लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात करेंगे। वह फिर कभी अपना चेहरा कैसे दिखा पाएगा? यह उसे 10 या 100 बार मारने से भी बदतर था। क्या मुझे कुछ निश्चित तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा इससे पहले कि तुम स्वेच्छा से सहयोग करोगी? पार्थ की आंखों में हत्या के इरादे की चमक दिखाई दी। मोनिका के सारे बाल खड़े हो गए और उसका दिल धड़कना भूल गया। ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से भयानक जानवर खड़ा था। यह आखिरी बार है जब मैं ये कह रहा हूँ। पार्थ ने एक उंगली बढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम सहमत नहीं होती हो तो मुझे तुम्हें पूरे शरीर में असहनीय खुजली का एहसास कराना बुरा नहीं लगेगा, जिसे तुम अपने हाथों से खुजा नहीं सकती, जिससे जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा। ये सुनकर सुनील ने एक घूंट थूकने गला। मैं सहमत हूँ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? मोनिका के पास कोई और विकल्प नहीं था और उसने विनती की, पार्थ बाबा, अगर मैं ये करती हूँ तो ये दीपा को पूरी तरह से नाराज कर देगा और वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? पार्थ की आंखों में तीव्र ठंडक थी। उसे अब ये समझने की जरूरत थी कि दीपा नामक इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि वह उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बना सकता है। क्या ये सच में केवल दीपा का अपना विचार था कि इस व्यक्ति को भेजे जिसका दूसरों से कोई संबंध नहीं है? उसे अभी भी अध्यक्ष जैसे लोगों पर संदेह था। अपनी वर्तमान ताकत को देखते हुए भले ही वह मुख्यालय के साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, उसमें उन्हें चुनौती देने का आत्मविश्वास था, खासकर चूंकि दूसरे पहले ही उसके दरवाजे पर आ चुके थे। अगर वह जवाब नहीं देता तो ये केवल पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को और अधिक निर्लज बना देगा। इसलिए चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने उस पर हाथ बढ़ाने की हिम्मत की तो उन्हें अपनी पूरी बांह कटवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आसपास के कुछ मार्शल आर्टिस्टों के भ्रमित नजर के नीचे पार्थ मोनिका को, जो हिल नहीं सकती थी, मीटिंग रूम तक घसीट कर लाया। इसके अलावा सुनील भी मौजूद था। उसने अपने होंठ चाटे, अंदर से बेहद चिंतित महसूस कर रहा था। पार्थ ने अपना फोन निकाला और अध्यक्ष का नंबर डायल किया। मुश्किल से 2 बार घंटी बजी इससे पहले कि उसे उठा लिया गया। अध्यक्ष की प्रसन्न आवाज आई। क्या बात है छोटे भाई पार्थ? क्या तुम्हारे पास मुख्यालय को बेचने के लिए कोई अच्छी गोली का फॉर्मूला फिर से है?
कीमत की चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पास है, मुख्यालय उसे चाहता है। अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। अध्यक्ष, क्या आपके लिए अभी सुविधाजनक है? पार्थ की आवाज शांत थी। हाँ, है, क्या बात है? अध्यक्ष तुरंत सीधे बैठ गए, यहाँ तक कि उनके जैसा असंवेदनशील व्यक्ति भी पार्थ के लहजे में कुछ असामान्य महसूस कर सकता था। उनका दिल उनके गले में आ गया। क्या चल रहा है? क्या मुख्यालय ने कुछ ऐसा किया है जिससे पार्थ भाई नाखुश हो गए हैं? क्या भेजे गए हथियारों और उपकरणों में कोई समस्या थी? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन वस्तुओं की जांच उनके द्वारा की गई थी और कोई समस्या नहीं हो सकती थी जब तक कि किसी ने बीच में छेड़छाड़ करने की हिम्मत न की हो। लेकिन यह असंभव है ना? अध्यक्ष, चलो एक वीडियो कॉल पर स्विच करते हैं। मुझे आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना है। ठीक है, मैं तुरंत तैयारी करता हूँ। अध्यक्ष का लहजा भी गंभीर हो गया और उन्होंने फोन काट दिया। पार्थ भाई, वीडियो कॉल तैयार है, लेकिन यह मामला शायद अध्यक्ष को शामिल नहीं करता, सुनील ने सावधानी से कहा। कोई भी देख सकता था कि पार्थ इस बार सचमुच नाराज था। वह भी बहुत नाराज था, क्योंकि अगर पार्थ समय पर नहीं पहुंचे होते तो उसकी जान वहीं खत्म हो सकती थी। हालांकि मुख्यालय तो मुख्यालय ही था। अगर इस घटना के कारण उनके संबंध खराब हो गए तो यह अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं भी उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो, लेकिन पार्थ ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। आह, सुनील ने धीरे से आह भरी, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहें। साइड में खड़ी, हमला करने की मुद्रा बनाए हुए मोनिका अब पसीने से तर थी। जल्द ही अध्यक्ष ने वीडियो कॉल भेजा और जैसे ही वीडियो जुड़ा, मीटिंग रूम में दृश्य देखकर उन्होंने भ्रमित नजर से देखा। मोनिका, तुम भी यहाँ हो? हाँ हाँ अध्यक्ष। मोनिका की मुस्कान रोने से भी बदतर थी। अगर समय वापस मुड़ सकता तो वह दीपा को नाराज करने का जोखिम उठाती बजाय यहाँ आने के। अगले ही पल अध्यक्ष ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तुम वहां बिना हिले डुले क्यों खड़ी हो और उस मुद्रा में? अध्यक्ष की भौहें तन गईं। मैंने इसे इमोबिलाइज कर दिया है। पार्थ की आवाज आई। तुम्हारे द्वारा इमोबिलाइज? क्या तुम्हारे द्वारा इमोबिलाइज? अध्यक्ष ने चौड़ी आंखों से पार्थ को घूर कर देखा, उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। संघ में कई मार्शल आर्ट्स थी जो किसी को स्थिर कर सकती थी, यहाँ तक कि जीवन को मौत से भी बदतर बना सकती थी। यह अजीब नहीं था। अजीब यह था कि मोनिका एक बोनाफाइड उत्तरार्ध रूपांतरण बल योद्धा थी, जिसने अष्टअद्भुत नाड़ियां भी खोली थीं। लेकिन पार्थ के बारे में क्या? अगर उन्हें सही याद था तो पार्थ ने कुछ दिन पहले ही रूपांतरण बल स्तर में ब्रेक थ्रू किया था, है ना? मतलब उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक प्रारंभिक रूपांतरण बल योद्धा होना चाहिए, तो वह मोनिका को कैसे स्थिर कर सकता है? यहाँ तक कि अगर मोनिका ध्यान नहीं दे रही थी और घात लगाकर हमला किया गया, तो पार्थ की छोटी सी सत्य शक्ति उसे कितनी देर तक नियंत्रित कर सकती थी? लेकिन उनके सामने का दृश्य, जिस पल से उन्होंने इसे नोटिस किया तब से अब तक 5 से 6 सेकंड तक चला था, और वास्तविक समय शायद बहुत लंबा था। अध्यक्ष, वह सही कह रहे हैं, मुझे सच में उन्होंने इमोबिलाइज कर दिया है। मोनिका कड़वी मुस्कान के साथ ईमानदारी से कहा, पार्थ भाई की ताकत मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है। इससे पहले कि मुझे एहसास भी होता कि क्या हुआ, उन्होंने मुझे स्थिर कर दिया। मैं न केवल अपने शरीर को हिला नहीं सकती, मैं अंदर की सत्य शक्ति को भी जुटा नहीं सकती। क्या? ये सुनकर अध्यक्ष का सिर घूम गया। मोनिका एक उत्तरार्ध रूपांतरण बल योद्धा थी। उसने सच में कहा कि उसकी ताकत पार्थ की ताकत से कहीं कम थी। क्या उन्होंने गलत सुना, या क्या आज सूरज पश्चिम में उगाया? एक क्षणिक स्तब्धता के बाद अध्यक्ष ने अपनी शांति वापस पाई, पार्थ पर ध्यान केंद्रित करते हुए। पार्थ भाई, यहाँ क्या चल रहा है? वर्तमान स्थिति के बारे में सब कुछ अजीब लग रहा था। उदाहरण के लिए, मोनिका हमेशा मुख्यालय में नहीं रहती थी। वह अंबिका नगर में कैसे पहुंची? अध्यक्ष, मुझे लगता है कि आपको पहले सुनना चाहिए कि उसे क्या कहना है। पार्थ मोनिका की ओर मुड़ा। मोनिका का चेहरा फिर से लाल हो गया, जल रहा था। ठीक है, अध्यक्ष ने कुछ और नहीं कहा और अपनी नजर मोनिका की ओर मोड़ी। बोलो, असल में क्या हो रहा है? तुम मुख्यालय में क्यों नहीं हो? तुम यहाँ कैसे पहुंची? मीटिंग रूम में माहौल अचानक बेहद शांत हो गया, केवल उनकी सांसों की आवाजें बची थीं। एक पल के बाद मोनिका फूट फूट कर रोई। अध्यक्ष, ये सच में मेरा काम नहीं था, मुझे एक बड़ी गलती करने के लिए हेरफेर किया गया था। अध्यक्ष का चेहरा बदल गया। उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गंभीर चल रहा है। ये सुनकर पार्थ के काले भाव के साथ संयुक्त एक विचार अनजाने में उनके दिमाग में आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मोनिका ने मुख्यालय से अंबिका नगर तक का सफर सिर्फ पार्थ भाई को परेशान करने के लिए किया हो? इस विचार ने उनके सिर को सिहरा दिया। रोना बंद करो, उन्होंने झपट कर कहा। असल में क्या हुआ? शुरू से अंत तक सच्चाई से बोलो। हाँ हाँ, मोनिका ने सिसकी और आंसू बहाते हुए कहा। यह तब शुरू हुआ जब दीपा मुझे पिछली रात मिली। दीपा? अध्यक्ष भ्रमित थे। यह मामला फिर से दीपा से कैसे संबंधित हो सकता है? हाँ हाँ, मोनिका ने दांत पीसे और कहा। अध्यक्ष, पिछली रात ही दीपा अचानक मेरे पास आई, मुझसे पूछा कि क्या मैं उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियों की असीमित आपूर्ति चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से चाहती हूँ, मैं इसके बारे में सपने देखती हूँ, लेकिन संघ में केवल इतनी ही उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां हैं। यहाँ तक कि आप, अध्यक्ष, भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। और फिर अध्यक्ष चौंक गए और जल्दी से पूछा। फिर दीपा ने कहा कि उसके पास एक तरीका है जिससे मुझे फिर कभी उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं खुशी से झूम उठी और तुरंत उससे पूछा कि उसका तरीका क्या है। मोनिका ने पार्थ को देखा, आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। उसने कहा कि अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स शाखा संघ में एक बहुत ही कुशल कीमियागर है जो उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बना सकता है, और एक बैच की हर गोली उत्कृष्ट गुणवत्ता की होगी। उस पल मुझे लगा कि कुछ इतना सरल नहीं है। अगर यह सच में उतना अच्छा होता जितना उसने कहा, तो वह मुझे बताने के बजाय इसे अपने पास क्यों नहीं रखती। बाद में मुझे आखिरकार समझ आया। तुम्हें क्या समझ आया? अध्यक्ष की आंखें ठंडक से भरी थीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ था।
इस मोनिका ने मुख्यालय से अंबिका नगर तक का सफर पार्थ भाई को सचमुच नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि पार्थ का चेहरा इस समय इतना भयानक रूप से गंभीर था। मुझे समझ आया कि दीपा, वह नीच और बेशर्म लड़की, मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने कहा कि हालांकि पार्थ भाई का कीमिया कौशल प्रभावशाली था, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट्स की ताक नहीं थी। हम उसे एक छिपी हुई जगह पर बांध सकते थे और उसे लगातार हमारे लिए सत्य शक्ति गोलियां बनवा सकते थे। इस तरह हमारे पास उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां की एक अंतहीन आपूर्ति होगी। क्या दीपा ने सच में ऐसा कहा? अध्यक्ष ने उसकी आंखों में घूर कर पूछा। अध्यक्ष, अगर मैं निडर होती भी तो मैं कभी भी ऐसे मामलों में आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करती, मोनिका रोई। मैंने जो भी कहा वह सच है, आधा शब्द भी झूठ नहीं। ठीक है, जारी रखो। अध्यक्ष की आंखें बर्फीली थीं। हाँ अध्यक्ष, जब मैंने उसे यह कहते सुना तो मैं चौंक गई और कहा, हम एक भाई को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हालांकि हम अजनबी हैं, हम सब संघ का हिस्सा हैं। इसके अलावा चूंकि पार्थ भाई उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बना सकते हैं, हम उनसे ईमानदारी से पैसे से खरीद सकते हैं। ऐसे तरीकों का उपयोग क्यों करें? अगर दूसरों को पता चला तो हम गंभीर मुसीबत में पड़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मोनिका ने अपने होंठ चाटे और जारी रखा, लेकिन उस दीपा ने कहा, उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां महंगी हैं। अगर हम उन्हें खरीदते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें कितना खर्च करना पड़ेगा और मात्रा सीमित है। उसे पकड़ना बेहतर है और केवल जड़ी बूटियों के लिए भुगतान करना, और फिर हमें बड़ी संख्या में उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां मिल सकती हैं। क्या ये शानदार नहीं है? तो तुम ललचा गई। नहीं अध्यक्ष, मैं उस तरह की व्यक्ति नहीं हूँ। मोनिका ने अपनी बेगुनाही चिल्लाई। मैंने तुरंत मना कर दिया, लेकिन कौन जानता था कि दीपा मुझे धमकी देगी, ये कहते हुए कि उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है। अगर मैं उसकी योजना का पालन नहीं करती तो परिणाम गंभीर होंगे। अध्यक्ष, आप जानते हैं कि दीपा एक कम शक्ति स्तर योद्धा है। उसकी ताक मुझसे ज्यादा है, उसकी स्थिति की तो बात ही क्या। मैंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मुख्यालय से अंबिका नगर तक आई, पार्थ भाई का अपहरण करने के इरादे से। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाती, पार्थ भाई ने पहले ही मेरे एक्यू पॉइंट्स को इंगित कर दिया था। अध्यक्ष, आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ? मोनिका बहुत पीड़ित दिखी। तुमने अध्यक्ष सुनील के साथ जो किया उसका जिक्र क्यों नहीं किया? पार्थ ने पूछा। अध्यक्ष ने फिर से देखा। मैं मोनिका के पास सुनील के साथ जो किया था उसे बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोनिका, सच में? अध्यक्ष के दिल में गुस्सा भड़क उठा। इस लड़की ने सच में उसी संघ के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, शाखा कार्यालय के अध्यक्ष को निशाना बनाया। यह मोनिका पूरी तरह से कानूनविहीन थी। अध्यक्ष, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मोनिका चिल्लाई। अगर वह हिल सकती तो घुटने टेक कर दया की भीख मांगने के लिए बेताब थी। अध्यक्ष, मैं लालच से अंधी हो गई थी। मैं पूरी तरह से पार्थ भाई को ले जाने के लिए ढूंढने पर केंद्रित थी। इसीलिए मैंने इतना भयानक फैसला लिया। अध्यक्ष, मैं गलत थी और मैं मुख्यालय से सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। लालच से अंधी हो गई। तुम हमेशा अपने लिए बहाने ढूंढती हो। अध्यक्ष ने दांत पीसे, उनकी आंखें उसे फाड़ देने की इच्छा दिखा रही थीं। इस लड़की का इरादा साफ तौर पर मारना था। वह जानती थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक साथी संघ सदस्य था और फिर भी इतनी क्रूरता से काम लिया। क्या जानवर है पार्थ भाई? अध्यक्ष ने गहरी सांस ली। अध्यक्ष, पार्थ ने हाथ उठाया, उन्हें बोलने से मना किया और कहा, मेरा एक सवाल है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष इसका जवाब दे सकते हैं। पार्थ भाई, कृपया पूछें। अध्यक्ष ने जल्दी से कहा। गलती सुधारने के लिए वह 10 सवाल, यहाँ तक कि 100 सवालों का जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के देंगे। केवल आप, बुजुर्ग टंडन और बुजुर्ग लोड़ा को पता था कि मैं उत्कृष्ट सत्य शक्ति गोलियां बना सकता हूँ। तो दीपा को इसके बारे में कैसे पता चला? यह मेरी गलती है, अध्यक्ष ने धीरे से कहा। दीपा बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए वह प्रशिक्षण के लिए हमेशा अध्यक्ष के बगल में रही है। क्या हमने तुम्हें पहले 3 असुरभेदी तीर देने पर सहमति नहीं जताई थी? ऐसी वस्तुएं मुख्यालय में बहुत कीमती हैं और मुझे भी उनका उपयोग करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। दीपा को शायद इसके बारे में अध्यक्ष से पता चला होगा। क्या ऐसा है? पार्थ की आंखों में संदेह दूर नहीं हुआ था। पार्थ भाई, मैं आपकी शंकाओं को समझता हूँ। आप सोचते हैं कि क्या मैंने या बुजुर्ग टंडन ने ये सब किया है। वास्तव में ऐसी कोई संभावना नहीं है, अध्यक्ष ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, और जब से बुजुर्ग टंडन को तुम्हारा गोली का फॉर्मूला मिला है, वह दूसरों के साथ रसायन कक्ष में रात दिन शोध कर रहे हैं। यहां तक कि अगर उनके उद्देश्यों को अलग भी रखें तो उनके पास इसके लिए ताक नहीं है। नहीं नहीं, मोनिका ने जल्दी से कहा। पार्थ भाई, इस मामले का अध्यक्ष और दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। हमने इसे उनसे छिपाया था। हम उन्हें कैसे बता सकते थे? ये सब शुरू से अंत तक दीपा का काम था। मैं सिर्फ उसके हाथ में एक मोहरा थी। पार्थ भाई, कृपया गलत लोगों को दोष न दें। मीटिंग रूम में फिर से चुप्पी छा गई। मोनिका की आंखें चिंता से भरी थीं। वह सचमुच डर गई थी कि पार्थ अध्यक्ष को दोष देगा, क्योंकि इससे मुख्यालय लौटने पर उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। अध्यक्ष भी बहुत तनाव में थे। उनकी सफाई कमजोर लग रही थी। वह अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई बेहतर तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। ये सोचते हुए उन्होंने कहा, पार्थ भाई, मुझे शपथ लेने दीजिए। अगर मैं इसके पीछे होता तो मुझे भयंकर जानवरों द्वारा निगल लिया जाता और मैं दर्दनाक मौत मरता। क्या आप तब मुझ पर विश्वास करेंगे? पार्थ ने भौहें चढ़ाईं। कर्म के चक्र से बचा नहीं जा सकता था, खासकर असाधारण शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्टों के लिए। वे ऐसी प्रतिज्ञाओं से खास तौर पर डरते थे जो आमतौर पर साफ विवेक के साथ ली जाती थीं। ठीक है अध्यक्ष, मैं इस बार आप पर विश्वास करूंगा।
जहां तक आगे क्या करना है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है ना? पार्थ ने कहा। सुनील अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। पार्थ भाई का लहजा, ऐसा लगा जैसे वह और अध्यक्ष बराबर हैं। लेकिन अध्यक्ष एक कम शक्ति स्तर योद्धा थे। अचानक वह सिहर गया और मोनिका को देखा। हाँ, ये लड़की एक उत्तरार्ध रूपांतरण बल योद्धा थी, लेकिन पार्थ भाई के खिलाफ उसके पास कोई ताक नहीं थी। तो पार्थ भाई भी एक कम शक्ति स्तर योद्धा थे। सुनील अपने विचार से सदमे में चुप हो गया। ठीक है, मैं अध्यक्ष जी को फोन करूंगा और उन्हें दीपा को यहाँ लाने के लिए कहूंगा। हमें सब कुछ स्पष्ट करने की जरूरत है। अध्यक्ष ने पार्थ को गहराई से देखा। उन्होंने हमेशा पार्थ की कीमिया प्रतिभा को असाधारण माना था, लेकिन हाल की घटनाओं से ऐसा लगा कि उनकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा भी उतनी ही प्रभावशाली थी। वह भी एक कम शक्ति स्तर योद्धा हो सकते थे, नहीं तो मोनिका, जो ताक में केवल कुछ ही लोगों से पीछे थी, उसके खिलाफ एक मौका भी कैसे नहीं खड़ी हो सकती थी। दीपा, तुमने एक बड़ी आपदा पैदा कर दी है। भले ही अध्यक्ष तुम्हारे लिए विनती करें, यह उनके गुस्से को शांत नहीं करेगा। उन्होंने आह भरी और पार्थ के सामने अपना फोन निकाला और अध्यक्ष का नंबर डायल किया। उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले को सुचारू रूप से हल किया जा सके। नहीं तो मुख्यालय न केवल एक कीमिया मास्टर को, बल्कि एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को भी खो देगा, जो संभावित रूप से दीपा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।